कि अगर आप दौड़ सकते हैं तो आप दौड़िए, और अगर आप दौड़ नहीं सकते, आप चल सकते हैं तो आप चलिए, और अगर आपके पास पैर भी ना हो, अगर रेंग सकते तो आप रेंगिए। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप किसी दलित मूवमेंट में आप जाकर के देखिए, लोगों के जेब में अगर उनके 100 रुपए पड़े हैं ना, तो 50 रुपए देने की हिम्मत रखता है। प्रवक्ता होने चाहिए, हाँ या ना? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। आईटी सेल होना चाहिए। देखो एक बात, आप मेरी बात सर मुझे एक बात पूछनी थी, आईटी सेल होना चाहिए? 100% होना चाहिए। सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल, हाँ या ना? देखो, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो बसपा नहीं कर रही है। आप सिर्फ 50 साल पहले की पॉलिटिक्स क्यों करना चाहते हैं? आप 50 साल आगे की पॉलिटिक्स क्यों नहीं करना चाहते? उसमें मैंने एआई से वॉर रूम बना के दिखाया किस तरह का होता है, कि उसकी शक्ल क्या होती है। उसमें कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, एनिमेटर्स होते हैं, जो आपके पूरे दिन के कंटेंट को प्लान करते हैं। और जो भी, मान लीजिए बहन जी का भाषण लाइव हो रहा है, तो जहां एक तरफ बहन जी जो बातें बोल रही होंगी, वो खत्म करेंगी अपना भाषण, उससे पहले ही उनके भाषण की क्लिप्स, उनके भाषण से बने हुए स्टेटमेंट जो हैं, वो ग्राफिक के तौर पे पूरे देश में घूम चुके होंगे। ये करना कठिन नहीं है, लेकिन बसपा शायद इसकी महत्व को समझ नहीं पा रही। उसको तो कॉन्क्रीट चीजें पर्चे में लिखी मिल जाएंगी कि मुझे इतना पट्टा मिलेगा, हर घर से नौकरी मिलेगी और सुरक्षा मिलेगी और ठेकेदारी में मुझे आरक्षण मिलेगा। तो ऐसे ही करके 25, 30, 50, 100 चीजों की फेहरिस्त बन जाए अगर, तो उसमें बुराई क्या है? या यूं कहें कि पुराने काम की दोबारा फेहरिस्त बन जाए। नहीं, देखो ऐसा है कि पिछले 20 साल के अगर आप चुनाव देखेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैनिफेस्टो चुनाव को प्रभावित नहीं करता। 2012 में, अग्री कर रहे हैं आप मेरी बात को सुनिए, मैं आपको बताता हूं। 2012 में जो आपका चुनावी एजेंडा था अखिलेश यादव जी का, उसने 2 घोषणाएं बहुत, एक आपका लैपटॉप और एक बेरोजगारी भत्ता। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें। नमस्कार, स्वागत है आपका DNN हिंदी की पॉडकास्ट सीरीज में। इसको हम कहते हैं DNN पॉडकास्ट। हालांकि लोगों की शिकायत है कि वो वाले जो माइक होते हैं पॉडकास्ट में वो नहीं है। अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश जी। इनका परिचय ये है कि टीवी अगर आपने देखा हो तो उसकी डिबेट में, लगातार सभी टीवी पैनल्स की डिबेट में पैनलिस्ट के रूप में, डिबेट में अमूमन ये जो हैं अपने विरोधियों को धमकाते हुए नजर आते हैं, वैचारिक रूप से धमकाते हुए नजर आते हैं, और अपने दमखम से जो अम्बेडकरवाद की बात हो, चाहे बहुजन राजनीति की बात हो, उस पर अपनी बात रखते हैं। शायद ही कोई चैनल हो जहां आप ना गए हो। हर चैनल आपको खुद बुलाता है और आप वहां एक तरह से दुश्मन के खेमे में लोहा लेते नजर आते हैं। सही कहा मैंने? जी स्वागत है सर आपका। जी जी। बहुत सारे सवाल दर्शकों ने हमको दिए हैं और दर्शकों के सवाल जो हैं वो हमारी टीम के पास हैं। व्हाट्सएप पे हमने उसको ले लिया है और उनको शामिल किया जाएगा, प्लस कुछ मेरे सवाल हैं। आपने अगर इसको देखना शुरू कर दिया है तो यदि 1 घंटा हो तभी इसको देखना शुरू करें, अन्यथा इसको तब देखें जब आपके पास 1 घंटा हो। बीच में छोड़ना नहीं है, लाइक करना है और आपको इस पर कमेंट करने हैं। आपके कमेंट जो है लगातार हम शामिल कर रहे हैं। सर, राजनीति पे आऊंगा मैं, 27 के चुनाव पे आऊंगा, पर शुरुआत जो है कुछ ऐसे मूल चीजों से, जैसे कि आजकल का जो मुद्दा है वक्फ का जो बिल है, उस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि लोकसभा में पास हो गया, रात को राज्यसभा में पास हो गया वो, और जो पार्टियां मुसलमानों की राजनीति करती हैं या बात करती हैं या वोट लेती हैं, उनका रवैया बहुत अच्छा नजर नहीं आया उसके ऊपर। नहीं, देखिए, जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश जी हो, नीतीश जी से लोग इसलिए ज्यादा उम्मीद कर रहे थे कि बिहार में चुनाव है, और उस चुनाव को नजर रखते हुए, बल्कि पासवान जी के बेटे जो चिराग पासवान है, क्योंकि उनको भी बिहार की पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन जिस तरह का नजरिया या जिस तरह की बातें लगा कि भारत में शायद मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर के लोगों का नजरिया इतना बेहतर नहीं है। अच्छा। देश की आजादी के बाद शायद भारतीय राजनीति से मुस्लिम को अलग थलग किया जा रहा है। पूरे देश में 92 सीटें ऐसी हैं कि जहां मुस्लिम वोट ही मुस्लिम कैंडिडेट को मिल जाए, तो 92 आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम अपनी आबादी, अपनी वोट के आधार पर चुन सकता है। यानी 40% और 50% के आसपास का वोट जी मुसलमान, लगभग 45% वोट अकेला है उनका, 45% से ऊपर। हाँ। जैसे आपको रामपुर जाओगे, मुरादाबाद जाओगे, वहां 55%, 52% के आसपास है।
लेकिन ऐसे क्या हालात हैं कि वहां भी कैंडिडेट हार जाता है। तो ये मुस्लिम के अंदर एक मंथन का दौर है, चल रहा है। वक्फ को लेकर के जिस तरह की बातें हुई, वक्फ निश्चित रूप से उनका एक धार्मिक मामला है। जो वक्फ के लिए जो जमीन दी गई है, निश्चित रूप से वो मुस्लिम लोगों ने दी है, जो दान दी है उनके अपने काम के लिए। लेकिन जिस तरह का इंटरफेयर ये आप इसमें देखेंगे, एक चीज मुझे कहीं ना कहीं बड़ा, रात में उस डिबेट को भी देख रहा था, तमाम जो अखबारों में वो चीज देख रहे थे कि धारा 140 और जो एक्ट है 1995 एक्ट में सीधा सीधा प्रावधान है कि अगर कोई मामला ट्रिब्यूनल में नहीं सोल्व होता तो राज्य सरकार अपनी ओर से एक व्यक्ति नियुक्त करेगी और वो इस मामले को कहीं ना कहीं डिसाइड करेगी। सरकार ये कह रही है कि जो अधिकार पहले राज्य सरकार के पास था उसको एक डीएम को दे करके, आप राज्य सरकार की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है या राज्य सरकार का जो प्रतिनिधि है, जो आप कहीं ना कहीं जिला अधिकारी है, उससे ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं? मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या ज्यादा साफगोई की बातें जो है ना, वो राज्य सरकार से आप कर सकते हैं। बिहार के चुनाव से जोड़कर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बिहार में चुनाव है और वहां एक बड़ी मुस्लिम आबादी है, कई जगह पे हार जीत का फैसला यूपी की तरह ही वहां भी मुसलमान वोटर करता है जी। कैसे देख रहे हैं बिहार? नहीं देखो, अभी अगर आप देखेंगे, इस्तीफा भी हुआ बड़े नेताओं का। नहीं देखो, अभी इस्तीफा कुछ नहीं है। जो तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से जान चुके। उनको यह लगता है कि मुस्लिम पॉलिटिकल का जो बिहेवियर है या उस वोटर का जो बिहेवियर है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बिल्कुल नहीं है। अचानक से तात्कालिक रूप से एक मुद्दा आता है और वो उसके अंदर जो पिछले 1 साल से या पिछले 2 साल से या लंबे समय से उसके अंदर एक सवाल जो उसके अंदर घूमता है, एक छोटी सी घटना आती है और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो बीजेपी का मीडिया में हो या किसी दूसरा मीडिया हो, और उसको तुरंत अपने आक्रोश में ले लेता है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम वोटर्स को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस इसलिए नहीं है कि उनको लगता है कि एक छोटी मोटी घटना जो है थोड़े दिनों में लोग उसको भी भूल जाएंगे, उसके बाद उनका पॉलिटिकल बिहेवियर वैसे ही जाएगा जैसा लोग चाहते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल सकते। बहन जी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि हम इन ऐसे मुद्दों में साथ खड़े हुए हैं। उनके ट्वीट का आशय यही है कि वो मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। नहीं देखो, एक बात आप मान लीजिए, अगर हम उत्तर प्रदेश में ही देखें तो ये मुस्लिम वोटर को भी समझ में आएगा, तमाम जो बहुजन वोटर्स हैं उनको भी समझ में आएगा। समाजवादी पार्टी और बीजेपी का जो पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल गठजोड़, जिसको गठजोड़ कह रहा हूं, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटका रहे हैं। वो धार्मिक पोलराइजेशन कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में वोट बांट रहे हैं। उसका सीधा सीधा इंपैक्ट आता है पोलराइजेशन, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन, दोनों ध्रुव पे। और पॉलिटिकल पोलराइजेशन जब भी होगा, अगर बहुकोणीय चुनाव होगा तो बीजेपी हमेशा लॉस में रहेगी। जितना चुनाव आपने द्विकोणीय, कहीं ना कहीं आप उसको लेकर के आते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं, जो उसका वोटर्स है, हिंदू वोटर्स एक तरफ जाएगा, बाकी लोग अलग थलग हो जाएंगे। और एक छोटी सी बात और बता दूं, ये कोई कमेंट नहीं है लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, और कभी कभार हम जो बातें टीवी चैनल के सामने नहीं कह सकते, आपसी बातचीत में वो सब कह सकते हैं कि ये बात उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर्स भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है कि अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, बाकी लोगों का वोट उसको नहीं मिलता, उसका मूल वोट ही उसको जिताता है, नहीं, उसका मूल वोट भी उसको नहीं मिलता। कहां जाता? जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ता है उस पार्टी का मूल वोट भी उसको प्राप्त नहीं होता। कहां जाता है फिर? वो कहीं ना कहीं उस वक्त वो हिंदू बनेगा। सिर्फ एक ही गठजोड़ है उत्तर प्रदेश में, अब वो होगा या नहीं होगा। वो कौन सा है सर? मेरे हिसाब से जो मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये सच है कि जो दलित वोटर्स है, अब तमाम मीडिया और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि दलितों का पॉलिटिकल बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो इधर से शिफ्ट होकर के इधर जा रहा है। हो सकता है कि 1-2% को चेंज आया हो, लेकिन अभी भी जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, दलित वोटर्स सबसे ज्यादा जागरूक है, उसको मालूम है कि कौन सी चीजें कहां से निकलेगी। अगर ये हम विश्वास बना देते हैं या मुस्लिम वोटर्स के बीच में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी या तमाम जो बहुजन मिशन के लोग हैं, अगर ये बात समझाने में, और ये सच्चाई है
कि मुस्लिम को अगर कोई वोट दे सकता है तो वो सिर्फ दलित दे सकता है। दलित मुस्लिम गठजोड़ ही उत्तर प्रदेश से बीजेपी को बाहर कर सकता है, बाकी कोई गठबंधन नहीं कर पर सकता। क्या दलित, एक दलितों की पार्टी को खुल के पूछता हूं कि दलितों की पार्टी को क्या मुसलमान वोट देने वाला है? नहीं, मेरे हिसाब से दिया है, लेकिन अब वर्तमान राजनीति में देखिए क्या लग रहा है? आप सुनिए, देखिए क्योंकि भाजपा को हराने की कवायद जो है ये, देखिए चुनाव प्रचार में और आम जनताओं की मीटिंग में जो मुसलमानों को जो डर दिखाया जा रहा है या जो बताया जा रहा है कि बीजेपी को हराना है, वो कवायद है। 37 सांसद जिताए पिछले दिनों इंडिया गठबंधन ने, और एक तरह से बीजेपी को थोड़ा एक झटका देके दिखाया उत्तर प्रदेश में। पर क्या ये सैचुरेशन है, क्योंकि 27 के चुनाव आ रहे हैं, क्या बीजेपी को सत्ता से बाहर करना संभव है? नहीं, बीजेपी सत्ता से बाहर हुई कहां? 27 की बात कर रहा हूं। नहीं, आप सुनिए ना, अगर आप ये पॉलिटिकल देखिए, कुछ तीसरे चरण के बाद में जब पॉलिटिकल बिहेवियर कुछ चेंज हुआ, और ये सच है कि मुद्दे कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। संविधान बचाना एक मुद्दा था लोगों के बीच में, संविधान में परिवर्तन एक मुद्दा था। दलितों को लगता था कि आरक्षण कहीं ना कहीं खत्म हो करेगा, क्योंकि भाई एक दलित के जीवन में क्या है, तो ये आरक्षण उसका मुद्दा मुख्य आधार है। बचा रहे हैं आरक्षण को, ये लॉलीपॉप था वो। अब आरक्षण बचाया कैसे? देखिए ना कि जैसे ही वो मैं कहा था ना कि अभी लोकसभा के चुनाव की चिता की आग अभी ठंडी भी ना हुई थी कि लोगों के अपने रंग दिखाई देने शुरू हो गए। अचानक से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आरक्षण में वर्गीकरण का एक डिसीजन आया, जहां दलितों के लिए एक बहुत बड़ा हमला था। लेकिन आप क्या देखेंगे कि कांग्रेस आज तक भी मीटिंग कर रही है। राहुल गांधी या किसी का भी एक भी व्यक्ति का कोई वक्तव्य नहीं है। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रही थी, उसको इसके ऊपर वक्तव्य देने में 20 दिन लगे, उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चला। ऐसे समय में अगर आप देखेंगे, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से और अपने जो संगठन के लोगों से ये अपील करी, और वो पूरे देश में, चाहे आप देखेंगे तेलंगाना में हमको दिखाई दिया, मैं कई लोगों से बात किया, राजस्थान में जो है उसके बहुत सारे लोग निकल के आए। तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि लोग वोट लेने तो आएंगे। जी, दलित समाज को वर्गीकरण किस तरह से देखना चाहिए? क्योंकि एक तरह से बांटने का, आपस में भिड़ाने का एक तरीका है। हालांकि कुछ जो वर्ग हैं जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, उनको लग रहा है कि ये शायद हमारे लिए बेहतरी का सौदा हो सकता है। नहीं, आरक्षण से आप कैसे लाभान्वित होंगे? आरक्षण का लाभ पाने के लिए आपको एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, आपको एजुकेशन कहीं ना कहीं ग्रहण करनी पड़ेगी। जब से देश आजाद हुआ और 70 के दशक तक कांग्रेस ने तमाम आरक्षण के पदों को इस आधार पर खाली रखा कि नॉट सुटेबल, नॉट अवेलेबल, सुटेबल नहीं, नॉट अवेलेबल। 70 के दशक तक आरक्षण के पीछे लिखा जाता था कि नॉट अवेलेबल, और जब अवेलेबल पैदा हुए तो तब आपने सुटेबल की बात कर, नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया, नॉट फाउंड सुटेबल करना शुरू कर दिया। तो मेरा कहना यह है कि देखो, अगर आपको आरक्षण में भागीदारी दिखानी है या आरक्षित पदों पे आपको नौकरी पानी है, तो निश्चित रूप से आपको एजुकेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा। और तमाम लोगों को, दलितों की वे जातियां जो एजुकेशन में अपने आप को थोड़ा ज्यादा चली गई हैं, या उनको लगता है कि वो ज्यादा एजुकेशन, हालांकि मैं इस बात को लेकर के आपको बता दूं कि अगर आबादी के हिसाब से आप आंकड़े देखेंगे तो लगभग सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन आरक्षण में एक जैसा ही है। यही बात कल प्रोफेसर विवेक कुमार जी ने यही बात एग्जैक्टली कही कि एब्सोल्यूट नंबर में आपको ज्यादा लग रहा है, कैसे करेंगे ना, लेकिन मतलब आप देखें परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे जी, तो बिल्कुल ओवर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप अगर केंद्रीय सरकार की नौकरियों में देखेंगे, स्टेट सरकार की नौकरियों में देखोगे, तो लगभग हर जाति का आरक्षण उसी रिप्रेजेंटेशन में है। अगर उसको आंकड़ा आप आबादी के हिसाब से निकालिए ना, अगर आबादी के हिसाब से आप आंकड़ा देखेंगे तो लगभग हर जाति का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब नियत में खोट तो है ही सरकारों की, साफ सीधी। देखिए, उसमें सरकारों के ऊपर सवाल नहीं है। अगर आरक्षण के पद खाली है तो उसका प्रभाव सिर्फ एक जाति पे नहीं पड़ रहा, उसका तमाम जातियों के ऊपर पड़ रहा है। और सरकार की और तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अगर फिर भी उनको लगता है कि कोई जाति अगर पीछे छूटी है, तो निश्चित रूप से सरकार को ऐसी जातियों को आगे बढ़ाने के लिए उसके ऊपर कोई स्पेशल कंपोनेंट प्रोग्राम चला सकती है, स्पेशल ड्राइव हो सकता है, उनके लिए अलग हॉस्टल्स बना सकती है, उनको अवेलेबल किया जा सकता है, बैकलॉग भरने का ड्राइव हो सकती है, और बहुत सारी चीजें। नियत में खोट है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, नियत में खोट तो देखो दिख ही रही है। वो तो देखो, आरक्षण को लेकर के भारत की जो तमाम संस्थाएं हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, या आपकी विधायिका हो, उनका नजरिया बहुत बेहतर नहीं है। ये आप हल्के शब्दों में बता रहे हैं मुझे? नहीं, वो बेहतर इसलिए नहीं है ना कि देखिए, देखो आप एक बात सुनिए, इस देश का दलित
आरक्षण अधिनियम 1935 है। देश की आजादी से पहले इस देश का दलित आरक्षण के दायरे में आया, और जब देश आजाद हुआ तो निश्चित रूप से उसका आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया। और आप देखेंगे कि अमेरिका जैसी इकोनॉमी जो प्योर पूंजीवाद पे आधारित है, वहां कंपटीशन सबसे ज्यादा है, वहां पे जब अंतिम मार्टिन लूथर किंग का जो होता है आंदोलन होता है, ब्लैक्स का आंदोलन 70 के दशक में, आरक्षण में जो ब्लैक्स आबादी है वो डाइवर्सिटी के आधार पर, वो एक रिप्रेजेंटेशन है, वो भी आरक्षण है, वहां की आबादी को शामिल किया जाता है। आज अमेरिका के हर क्षेत्र में, गीत में, संगीत में, फिल्म में, आपको फोर्स में, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनकी आबादी आपको दिखाई देती है। उन्होंने मुख्य धारा जोड़ लिया गया। हेली को जैसे उनको दिया तो ब्लैक को भी ऑस्कर अवार्ड मिलता है ना। जैज म्यूजिक देखोगे तो तमाम लोग वही कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है, सरकारों का नजरिया बहुत बेहतर नहीं है। देखो एक बात का आप मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी आबादी को आप अलग थलग करके भारत को आप बहुत प्रोग्रेसिव नहीं बना सकते आप। और ये भारत के हारने का कारण क्या है? यही कारण है। मैं अभी आप जो मेडल है नहीं है ना, कहाँ गए वो? अभी मैं इस बात को, अभी 3 दिन पहले मैं एक खबर देख रहा था, यहाँ चूंकि लोकल मुद्दा है, लोकल खबर थी कि एक दलित समाज की एक बेटी थी, हॉकी में वो वंदना कटारिया, क्या हुआ उसके साथ? सन्यासी ले लिया। क्यों लिया उसने सन्यास? आप ये भी तो देखो ना कि जब वो देश के लिए खेल रही थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर खेल रही थी, तो उसके घर में जो दूसरी जाति के लोग हैं, जब वो मैच हारी तो बाकायदा वो पटाखे छोड़ रहे थे। तो ये क्या सोच है? एक खिलाड़ी के मन पे क्या गुजरेगी? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर पे जी पिछले कुछ दिनों जातिवाद की सीधी घटनाएं निकल के आई, इसमें संघर्ष हुआ सीधे तौर पे। घोड़े पे नहीं चढ़ने देना, जिस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में आमतौर पे हुआ नहीं करती थी, ये पुराने समय की घटनाएं थी। बसपा की 4 सरकार रही, समाज मजबूत हुआ, चेतना आई, वकील पैदा हुए, बहुत से संगठन पैदा हुए, तो घोड़ी पे ना चढ़ने देना या एट्रोसिटी होना या पिटाई कर देना, इस तरह की घटनाएं नहीं निकल रही थी। लेकिन आपकी विरोध की घटनाएं भी निकल के आई हैं, बुलंदशहर में भी ऐसा हुआ है। क्या बदलाव देख रहे हैं आप? ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं देखिए, बदलाव तो, घटनाएं तो कोई भी हो, चाहे दलित उत्पीड़न की घटना आज की हो या कल की हो, निश्चित रूप से लोगों को कहीं ना कहीं ये बात सोचने के लिए मजबूर करती है कि अभी भी लोगों का नजरिया, देखो ये देश आजाद हुआ, ये राजनीतिक आजादी थी, अभी भी भारत में सामाजिक गुलामी विद्यमान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अंतिम समय में यह कहा कि यह देश राजनीतिक रूप से गुलाम है। इस देश को अभी सामाजिक आजादी, जिसको तमाम दलित मूवमेंट ने तीसरी आजादी का भी नाम दिया, भारत में तीसरी आजादी की लड़ाई इस देश के दलितों को लड़नी पड़ेगी। पहली आजादी की लड़ाई 1857, दूसरी आजादी की लड़ाई में देश आजाद हुआ, और तीसरी आजादी की लड़ाई इस देश के दलितों का इंतजार कर रही है, और उनको ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। ये घटनाएं घटती रहेंगी, ये किसी दूल्हे को घोड़ी पे बैठाया नहीं जाएगा। बसपा के आंकड़ों से जोड़ के देख रहे हैं इसको आप इसी तरह से कि जो एक राजनीतिक रूप से कमजोर हुआ है जो पूरा का पूरा आंदोलन, क्या ये उसका भी एक तरह से रिपरकशन है? नहीं, देखो किसी भी जो भी मूवमेंट होता है उसके कई सारे पहलू होते हैं। कोई भी मूवमेंट, अगर दलित मूवमेंट जो है उसका पॉलिटिकल मूवमेंट भी होगा, उसका राजनीतिक मूवमेंट भी होगा, उसका सामाजिक मूवमेंट भी होगा, उसका शैक्षिक मूवमेंट भी होगा। फिर एक मूवमेंट कोई भी अगर कमजोर पड़ता है तो उसका इंपैक्ट निश्चित रूप से दूसरे के ऊपर आपस में जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से तो लगेगा कि ये दोनों चीजें अलग नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना अलग तो हैं। ऐसा नहीं है कि जब कोई आप पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं तो आप कहीं ना कहीं सामाजिक मूवमेंट से थोड़ा सा इतर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होते दोनों के दोनों कहीं ना कहीं एक ही है। जैसे आपका आरएसएस है, आरएसएस और बीजेपी कभी भी एक दूसरे का पूरक सिद्ध नहीं करते, लेकिन वो एक दूसरे के कहीं ना कहीं पूरक ही हैं। वक्फ के सवाल पे लौटता हूं मैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो पूरा लोकसभा में जो उनका वक्तव्य रहा उस पर बहुत चर्चा हो रही है कि सारी जो गंभीर चर्चा थी हंसी मजाक में निकाल दी गई। यहाँ तक कि जो अमित शाह ने रिप्लाई किया है वो भी हास्य के रूप में एक तरह से पूरा तंज कसते हुए मजाक बन गया पूरे गंभीर विषय का। नहीं देखो, मैं इस पे कोई कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज मुझे व्यक्तिगत रूप से उम्मीद थी अखिलेश यादव जी से, वो अखिलेश यादव जी भी कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो चूंकि वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनसे ये तमाम लोग ये उम्मीद करते हैं, चूंकि उनके पास एक अच्छा खासा वोटों का एक वो भी है, बहुत सारे लोग सांसद भी है उनके पास, तो उनसे ये तमाम लोग
जो विपक्षी लोग हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि उनकी बहस बहुत सीरियस हो। जिस तरह की उन्होंने अमित शाह ने उनके ऊपर वो कमेंट किया कि आपके यहाँ तो अध्यक्ष जो है, ये बात कहने की क्या जरूरत थी? इतनी गंभीर विषय के ऊपर अगर डिबेट हो रही है ना, आप वहां सवाल उठाइए, आप वफ के ऊपर सवाल उठाइए, उसकी जो खामियां उनके ऊपर सवाल उठाइए। अखिलेश जी ऐसा ही सवाल विधानसभा में भी हुआ जी। मुझे व्यक्तिगत रूप से एक बहुजन समाज का व्यक्ति होने के नाते जिस तरह के उनके फादर को लेकर के जो भाषा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सबके बोली, उनके फादर को लेकर के तेरे बाप या इस तरह की जो भाषा हुई है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मतलब गलत है, अस्वीकार है। मेरे हिसाब से अखिलेश जी को परिवर्तन करना चाहिए और उनको इस तरह की भाषा नहीं उपयोग करनी चाहिए, खुद भी जो मजाक बन जाए। जी, खुद भी संजीदगी अगर वो बिल्कुल आप संजीदा रहेंगे जी, सामने वाला आपको मजाक में नहीं बिल्कुल। तो ये चुटकी लेने का जो अंदाज है, जो गंभीर विषयों पे एक हल्की बात कर देने का अंदाज है, देखो उल्टा पड़ जाता है कभी। देखिए मेरे हिसाब से कभी कभार आपको एक बीमारी लग जाती है। ये सोशल मीडिया की भी एक बीमारी है, ये ट्विटर की भी एक बीमारी है कि कभी कभार आप इतने बड़े ट्विटरबाज बन जाते हैं, इतने बड़े सोशल मीडिया, आपको इतनी जल्दी होती है कि आप विषय की गंभीरता को जाने हुए आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपकी प्रतिक्रिया से इतने सारे लोगों को प्रभावित हो रहे हैं तो आपको प्रतिक्रिया देने में थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए। आपका रिएक्शन क्या है, आपकी बातें क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपके शब्द क्या है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है वो गैर मौजूद रहे इतनी महत्वपूर्ण बहस से, संविधान उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय की भी बात कर रहे हैं और मुसलमानों का एक मुश्त वोट जो मिलता आया था कुछ दशक पहले उत्तर प्रदेश में, उसकी तरफ भी उनकी नजरें हैं, लेकिन कथनी करने में बड़ा अंतर आ जाता है कभी कभी। देखो एक बात बड़ी सीरियस जी वैभव जी आपको मान लेनी चाहिए कि आज की बीजेपी कल की कांग्रेस थी, जो कल कांग्रेस थी वो आज बीजेपी है। दोबारा कहिए दर्शकों के लिए। नहीं, उसमें देखो ये सच है बिल्कुल। बड़ी बात। आज की जो बीजेपी है वो कल की कांग्रेस थी और कल जो कांग्रेस थी आज वो बीजेपी है। जो सोच कांग्रेस के लोग, जब ये पहली आपकी लोकसभा है, वहां एक जाति विशेष का रिप्रेजेंटेशन है, एक जाति विशेष के लोग नीतियां बना रहे हैं, एक जाति विशेष के लोग पूरी की पूरी सरकार को चला रहे हैं। आज बीजेपी में क्या वही जाति के लोग पूरी की पूरी सिस्टम को चला रहे हैं। नीति निर्धारण कल कौन रहा है, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे आपकी केंद्र की सरकारें हो, एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष के लोग ही सरकार को चलाते हैं। जो स्वरूप आज भाजपा का है वो कभी कांग्रेस का है। हाँ वही है ना। अरे भाई आप अभी आपने वफ की एक बात कही, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं। आज जो ये जो आपका जो अधिनियम आया है ये क्या है? अगर आप इसको बेसिकली देखेंगे 1949, क्योंकि इसमें एक बात और कही है कि 2 रिप्रेजेंटेटिव कहीं ना कहीं गैर धर्मी भी होंगे, गैर मुस्लिम भी होंगे। ये 1949 में एक विधानसभा से एक छोटा सा जो आपका बोध गया में एक आंदोलन चल रहा है आजकल दलित मूवमेंट में, वो क्या है भाई? नहीं अब सुनो ना, है क्या 1949 में 2 आपके हिंदू होंगे, 2 आपके बुद्ध होंगे और उनको कौन कोऑर्डिनेट करेगा? जिलाधिकारी करेगा। आज का वक्फ बोर्ड क्या है कि ये मुस्लिम होंगे और 2 गैर मुस्लिम होंगे, उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? जिलाधिकारी करेगा। तो ये बिल्कुल 100% विधानसभा इनकी आप देखिए, ये इंटरलिंकिंग है, पैटर्न जो है वो एक आप उसको चेक करना, कोई कोइंसिडेंस नहीं है आपको। अरे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि बोध गया का मुद्दा आप ही को प्रभावित कर रहा है। बोध गया का मुद्दा इस देश की तमाम व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। उसने कहीं ना कहीं सरकार को यह बताया कि जो गैर हिंदू संगठन है उनको नियंत्रित करने का एक तरीका यह भी है। और वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर्ड होकर के आपको प्रभावित होकर लगेगा। साथ आके नहीं लड़ना चाहिए इसको दलित, मुस्लिम, अम्बेडकराइट्स, बुद्धिस्ट जो है, क्योंकि ये तो फिर नंबर सबका आएगा धीरे धीरे। देखो मेरा मानना यह है कि और भी अल्पसंख्यक धर्म है, समुदाय हैं, उनके ऊपर भी इस तरह का प्रयास होगा धीरे धीरे। देखो बचेगा कोई नहीं। एक छोटी सी बात, उत्तराखंड में यूसीसी आ चुका है। देखो मैं कौन कौन से धर्म है भारत में? मुख्य रूप से आपका सिख है, सबसे बाद का धर्म है, जैनिज्म है और बुद्धिज्म है, और एक आपका हिंदू धर्म है, जो भी है उसको मानते हैं नहीं मानते, जो भी है वो एक धर्म है। जब मुसलमान नहीं थे तब यहां जैनिज्म और कौन था? बुद्धिज्म। झगड़ा किसके साथ था? हिंदुओं का झगड़ा किसके साथ था? अगर जैन धर्म प्रभाव में है तो जैन के साथ था। ये सच्चाई है
कि आज सारा का सारा जो जैनिज्म है वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के अंदर प्रभावित समाहित हो चुका। लेकिन आप ये भी देखेंगे ना, ये भी एक सच्चाई है ना कि भद्रभाव को उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर भेजने वाला, खदेड़ना शब्द यूज नहीं करूंगा, उसको दबाव बना करके उनको यहां से छोड़ करके जाना पड़ा दक्षिण भारत में। किसके प्रभाव की वजह से? इन्हीं हिंदू धर्म के प्रभाव की वजह से हो गए ना। ये भी सच्चाई है कि अगर आप देखेंगे, अगर ये भी सच्चाई है कि अगर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो उन मंदिरों के नीचे बहुत सारे बौद्ध मठ छिपे पड़े हैं। अभी आप खुदाई की जब गहराई बढ़ेगी ना तो इस देश का धार्मिक खाका बदल जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये सच्चाई है बिल्कुल, क्योंकि बुद्ध से पहले किसी की मूर्ति नहीं है भारत में। रवि राजा ठाकुर से पहले भगवानों की मूर्ति बनाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। 18वीं सदी के लास्ट में जाकर के बाकायदा अंग्रेजों ने उनको एक पदवी भी दी, अंग्रेजों ने उनको पुरस्कृत भी करा, और उन्होंने बाकायदा राजा रवि ठाकुर ने पूरे भारत के अलग अलग देवताओं के अलग अलग भगवानों के चित्र बनाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका इतिहास में दर्ज है, और ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं देखो, मूर्तियों का जो चलन है पूरी दुनिया में, भगवान का जो रिप्रेजेंटेशन है या ईश्वर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपैक्ट है। और बाकायदा अगर आप आरंभिक अवस्था में देखेंगे, जब आपका हीनयान है तो हीनयान में बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी, वहां रिप्रेजेंटेशन है, किसी एक चीज को आप दिखा रहे हैं, निराकार, वो निराकार सा एक आपका है, जैसे वो कहीं ना कहीं वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है ना, आपका प्रकृति की तरफ वो नेचर है। हाँ, लेकिन जब आप हीनयान की तरफ जाते हैं तो वहां उस समय आप देखेंगे कीमत तमाम जो है बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां बनी। आप देखेंगे पूरा का पूरा चीन में जाएंगे, अफगानिस्तान, बामियान। देखिए पहली बौद्ध सती कहां हुई? राजगृह में हुई। दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जब अशोक ने ये बौद्ध संगति कराई तीसरी, वहां ये तय हो चुका था कि बौद्ध धर्म दो धर्मों की तरफ जाएगा, उसकी दो शाखाएं होंगी, एक हीनयान होगी, एक महायान होगी। चौथी कहां हुई? श्रीनगर में हुई, कुंडलवन में हुई। वो कहां है? आपका उस बॉर्डर पे है जहां से आप तिब्बत की तरफ जाएंगे। तो जो हीनयान लोग हैं वो वहीं से कहीं ना कहीं तिब्बत से चीन की तरफ चले गए, और कुछ अफगान की तरफ चले गए। वो कंधार का जो इलाका आपको दिखाई देगा, जहां तक्षशिला आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, तो वो सारी चीज, वहां तस्वीरें है, बामियान की तस्वीरें ध्वस्त हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी। जी जी सर, रामजी लाल सुमन पे आते हैं, क्योंकि राजनीति के बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। सीधे तौर पे इस बयान ने दलितों को और क्षत्रियों को आपस में लड़ाने के प्रयास किए, और कहीं ना कहीं जो है दलित समाज इसमें रिसीविंग एंड पे भी रहा। लेकिन अखिलेश यादव जी की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, यानी कि बहुत बयान हमने देखे कि हमारे दलित सांसद, क्या वो सपा सांसद नहीं है? वो अब वो क्योंकि वो दलित हैं तो वो दलित सांसद बन गए। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? देखिए, भारतीय राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत में आरक्षण, चाहे वो पॉलिटिकल आरक्षण हो या सरकारी नौकरियों में आरक्षण, अगर मैं सरकारी आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण अगर पा रहा हूं तो वो सिर्फ रोटी कमाने का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन। अगर मुझे कहीं लगता है नौकरी के साथ साथ कि किसी के अधिकार मारे जा रहे हैं, तो मैं सामाजिक संगठन नहीं, आप कहीं ना कहीं अपनी कर्मचारियों का एक यूनियन बना करके उसका विरोध करें। ऐसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पा रहे हैं, आप आरक्षित सीट से बाकायदा चुन के भी आए हैं, तो आपको भारत की दलित राजनीति का यही दुर्भाग्य है कि जिन पार्टियों से वो चुने जाते हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के रह जाते हैं, लेकिन जिन आरक्षित सीटों से वो दलितों को रिप्रेजेंट करने के लिए चुने गए थे उनको वो भूल जाते हैं, समाज का नुमाइंदगी नहीं कर पाते। रामजी लाल सुमन जी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट, अगर वो राज्यसभा के, रामजी लाल सुमन जी का कौन कौन सा स्टेटमेंट आप भारत में जानते हैं? पिछले 40 साल से वो राजनीति कर रहे हैं। हाँ। किसी आरक्षण के मुद्दे पर, हाँ। जब समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के अंदर आरक्षण बिल फाड़ा, यशवीर धोबी जो यहां नगीना के रिप्रेजेंटेटिव थे, रामजी लाल सुमन जी कहां थे? क्या उनको नहीं लगता था कि आरक्षण बिल कैसे फाड़ रहे आप? चलो, अगर समाजवादी पार्टी की चलो मजबूरी रही होगी या समाजवादी पार्टी के कहने से उन्होंने आरक्षण बिल फाड़ा हो, लेकिन क्या रामजी लाल सुमन जी को तब समाज याद नहीं आया? और दूसरी बात यह है कि अगर रामजी लाल सुमन जी को अगर कोई करणी सेना ने धमकी दी तो उनको संबंधित थाने में जाना चाहिए था। रामजी लाल सुमन जी पिछले कई बार के एमपी हैं, वो उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि कोई व्यक्ति अगर हमको कोई धमकी देता है तो वो संबंधित थाने में जाते, लेकिन वो थाने में नहीं गए।
जो वर्तमान सरकार है, जब वो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, क्या उसके पास एलआईयू संगठन नहीं था? उसको नहीं लगता कि एक पब्लिक की भीड़ अगर यहां निकल करके आ रही है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए था? तो ये कहीं ना कहीं गठजोड़ है, खेला हो रहा है कोई। देखो, ये कहना चाह रहे हैं आप, खेला हो गया ये। उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाने का एक तरीका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में न बीजेपी न समाजवादी पार्टी जनमानस के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती। उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्णतः भ्रष्टाचारी है, उसके भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई सरकार नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम दलितों के बहुत सारे पद, जो 69,000 पद, जिसमें 20,000 पद खाए है ना, वो अभी तक कहां है? सरकार ने निर्णय लिया कहां? सरकार, क्या रामजी लाल सुमन जी को ये बात राज्यसभा में नहीं पूछनी चाहिए? क्योंकि पीढ़ी की बात हो रही है, उसमें दलितों को बहुत प्रमुखता दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अब जो बसपा का वोट बैंक हटा है, सपा क्लेम कर रही है वो उसके पास जा रहा है सीधे तौर पे। और ऐसे में जब ये रामजी लाल सुमन जी का बयान आता है तो उस तरह से वो डिफेंड नहीं कर पाते अपने। नहीं, आप पीडीए को समझते क्या है? पीडीए समाजवादी पार्टी का एक पॉलिटिकल ट्रैप है, पॉलिटिकल ट्रैप है। उस जाल से आप ये उम्मीद करें कि वहां से औषधि पैदा होगी। जाल लोगों को फंसाने के लिए किया जाता है। वहां से इस देश का दलित या उत्तर प्रदेश का दलित ये उम्मीद करे कि वो कोई दवा घर है या वहां से उसके दुख दर्द की कोई दवा मिलेगी, ऐसा नहीं होने वाला। और रामजी लाल सुमन जी को भी ये बात समझ में आ गई। 37 सांसद तो जीत के आए ना, लेकिन नहीं, देखिए बहुत सारी खामियां रही होंगी। वो है ना कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। उन कारणों के ऊपर भी चर्चा करेंगे और वो कारणों के ऊपर चर्चा होगी। क्षत्रिय संगठनों ने बहन जी को भी इनवाइट किया है, जो पूरा का पूरा उनका कार्यक्रम होने वाला है। जाना चाहिए बहन जी को ऐसे? नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो सम्मान के साथ, बहुत सम्मान के साथ। देखिए और बहन जी कद बढ़ा है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। नहीं, देखो, मेरी एक बात का ध्यान रखना, एक चीज का आप ध्यान रखना कि फसलें बोना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फसलों की रखवाली करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीज डालना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बीज से जो पेड़ पैदा हुआ हो, तमाम, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, इस देश के दलितों के लिए कह रहा हूं कि एक ताकतवर दलित के साथ सब जुड़ेंगे, एक कमजोर दलित के साथ कभी कोई नहीं जुड़ेगा। और कोई दलित यह उम्मीद करे या कोई दलितों का रिप्रेजेंटेटिव यह उम्मीद करे कि अगर यहां से आप यहां शिफ्ट होकर के, ठीक है, ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज की भावनाएं बहुत अच्छी हैं और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का अगर देखेंगे, बहन जी का अगर आप देखेंगे, तो वो आमतौर पे जो आपके धार्मिक संगठन है या इस तरह की चीजों से अपने आप को दूर रखती हैं। वो जो संविधान सम्मत होता है, उनकी पिछली सरकारों का बिहेवियर यही रहा है, उसमें कोई भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर सकता। भाई ये सच है कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय से चली, सर्वजन तक भी गई। और बात, अरे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं वैभव जी? जो लोग आज ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम के लिए क्या किया, क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम का पहला कोई अल्पसंख्यक मंत्रालय था? क्या कोई मुस्लिम ने, कांग्रेस ने इतने दिन राज किया, ठीक है, आपने जामिया, वो कांग्रेस ने नहीं बना के दी, वो उन्होंने अपनी तरीके से बनाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने अपनी तरीके से बढ़ाई। लेकिन मान्यवर काशीराम जो आपने उर्दू अकादमी कहां बनाई? उर्दू फारसी। देखो, सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए ये आप कह सकते हैं कि बहन जी ने बहुत सारे तमाम जो दलित संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया, लेकिन उसमें तमाम जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, एक चीज आप और ध्यान से, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, जैन समाज कितना है उत्तर प्रदेश में? एक बहुत ही छोटी सी आबादी है और उनका पॉलिटिकल बिहेवियर ऐसा लगेगा कि जैसे वो, चूंकि कहीं ना कहीं उनके कस्टम्स जो है वो पूरा का पूरा जो है जैन धर्म हिंदू धर्म में समाहित हुआ। लेकिन आपको ये बात जानकर बड़ी खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने ही जैन समाज को पहली बार अल्पसंख्यक का दर्जा दिया और उस अल्पसंख्यक दर्जे के आधार पर तमाम जैन समाज ने बहुत सारे अल्पसंख्यक संस्थान खोले, क्योंकि वे साधन संपन्न लोग हैं। उन्होंने बहुत सारे अपने इंडस्ट्री चलाई, जो अल्पसंख्यकों को जो मदद मिलती थी, तो उसका बड़ा लाभ मिला उनको, फायदा हुआ उनको। तो ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ एक पार्टी की तरफ गई। जी, सवाल है कि सर, एक ट्रेंड चल रहा है, या इसको एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में भी देख सकते हैं, कि जो दलितों की राजनीति है, एक तरफ कहा जा रहा है कि बसपा जो है वो खत्म हो गई, बसपा के पास आंकड़े नहीं, लेकिन फिर भी कुछ नेता, खासतौर से कांग्रेस समर्थित नेता या सपा से जुड़े नेता, हमलावर हमेशा बहन जी के ऊपर ही होते हैं। एक तरफ उनको इंडिया गठबंधन में ना आने का ठीकरा फोड़ा जाता है, दूसरी तरफ राम गोपाल यादव कहते हैं कि बहन जी बसपा आई तो हम नहीं रहेंगे इस गठबंधन में। क्या हो रहा है दलितों की राजनीति के साथ? ये
मैं आपके पहले सवाल से जवाब देता हूँ। जब आपने ये डिबेट शुरू करी थी तो आपने कहा कि आप अक्सर आक्रामक रहते हैं। मैंने लगभग 7 या 8 हजार डिबेट भारत में किए मीडिया चैनल्स के ऊपर। बेसिकली मैं फिजिक्स का आदमी, मैं विद्यार्थी भौतिक विज्ञान का हूं, प्रोफेसर फिजिक्स। वही जो प्रोफेसर, मतलब लोग सोचते होंगे कि आप समाजशास्त्र या, मैं बेसिकली एआई पे मेरा काम है। 2005 में मेरा, जब लोग एआई के बारे में नहीं जानते थे तो तब हम फजी लॉजिक पे कुछ काम कर रहे थे। बेरोजगारी में आदमी बहुत सारी चीजें होता है, फिर ये फिजिक्स की तरफ गया। चलो इस पर भी कभी चर्चा करेंगे, पेपर्स और रिसर्च मेरा सवाल मत भूल जाइएगा। कोई भी गूगल के ऊपर आप फिजिक्स जान सकते हैं। बिल्कुल, गूगल स्कॉलर पर आप जाइए, आपको इंडेक्स बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि मैं बेसिकली इधर क्यों गया। देखिए, एक ऐसा समाज जिसके पास वोकल पावर नहीं है, और जिसके पास वोकल पावर नहीं है उसकी आवाजें दब जाती हैं। तो इसलिए दलितों की बात कहने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा उठ करके बात करना पड़ेगा। ये बात मैं कहीं ना कहीं जो दलितों के लीडर्स हैं और दलितों के जो सामाजिक संगठन है और दलितों के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उनको हमेशा एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि उनको अपनी बात आक्रामकता के साथ ही कहनी पड़ेगी। आपको प्रतिक्रियावादी भी होना पड़ेगा, सिर्फ प्रतिक्रियावादी नहीं होना है, आपको प्रतिक्रियावादी भी होना पड़ेगा। अगर कहीं एक्शन हुआ है तो आपको रिएक्शन भी देना पड़ेगा, रिबटल करना पड़ेगा। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक डिबेट देख रहा था, मुझे मतलब एक छोटा सा एक क्लिप आई ऐसी सोशल मीडिया पे, आप देखते हैं ना, तो मुझे बड़ा मतलब कोफ्त सी महसूस हुई। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश जी सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि शिवाजी का जो तिलक है, एक जाति का नाम नहीं लिया, एक जाति का नाम ले लिया कि उन्होंने पैर के अंगूठे से किया, वो जाति बचा दिए। लेकिन कोई भी जो भी अंबेडकरवादी है, वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, उसको थोड़ी सी भी समझ है। मान्यवर काशीराम जी के बारे में अगर थोड़ा सा भी जानने वाला है, चलो बहुजन समाज पार्टी की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है ना, मैं कहूंगा तो आपका पॉलिटिकल बिहेवियर ऐसा दिखाई देगा कि उनकी बात करें। कोई भी व्यक्ति जो दलित समाज में पैदा हुआ है, थोड़ा सा भी सामाजिक रूप से जागरूक है, उसको 20, 25, 30 साल से पहले हमको ये घटना का पता था कि शिवाजी जी के साथ ये घटनाएं घटी। तो दलितों के जो लीडर्स हैं, दलितों के जो सामाजिक आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने आपको इतनी चीजें दी हैं। अगर आप उनको ही समाज का रख दें तो आपको किसी के सामने डरने या झुकने की आवश्यकता नहीं है, आपको बचाव की पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है, आपके पास खजाना है। कांचीराम जी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी राजनीति पे सवाल उठाए जा रहे हैं, बहुजन शब्द पे सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत से प्रोफेसर जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से डिमोनाइज किया जाए, उसको डिस्टेबलाइज किया जाए, डिस्क्रेडिट किया जाए, और पूरा जो प्रमाइस है, यानी कि जो आधार है पूरी बहुजन राजनीति का, उस पर ही सवालिया निशान लगा दिए जाए, तो पूरा का पूरा समाज जो उसका मनोबल टूटेगा, वो खुद ही सवाल उठाएगा और सोचेगा कि अपनी आइडेंटिटी को कोसेगा एक तरह से, और राजनीति अपने आप रसातल में चली जाएगी। कैसे देखते हैं? एक नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं बहन जी का गला घोटने का समय आ गया है। इस तरह के बयानों से आप क्या देख रहे हैं? मेरे हिसाब से एक चीज हमको देखनी चाहिए, आप कहां खड़े हैं, जिस जमीन पे आज और हम बैठे हैं, आप कहां से चले, आपकी यात्रा कितनी लंबी है। उसमें ना अधिकार तो छोड़िए, ना उसमें रोटी थी, ना उसमें धन था, ना दौलत थी, ना एजुकेशन थी, वहां तिरस्कार के सिवा था क्या? आपको अधिकार किसकी वजह से मिले? संविधान, बाबा साहब, आपके जो सोशल मूवमेंट चलाने वाले तमाम लोग हैं, महापुरुष जो है। आपको नौकरी मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई, मैंने छोड़ दी। नहीं, मुझे नौकरी मिल गई, मैं अपने आप, सॉरी, मैं आपको सवाल अपने ऊपर होने चाहिए। मुझे नौकरी मिल गई, मैं फिजिक्स का प्रोफेसर भी हो गया। मेरे घर में जो रोटी बनती है ना, वो किसके हिस्से की है? किसी दलित के हिस्से की है। मैंने आरक्षण से नौकरी पाई है, और वो अगर वो मुझे नहीं मिलती तो किसी और को मिलती, और जिसको नहीं मिली हो सकता है वो आज बेरोजगार हो। तो अगर दलितों के हिस्से की रोटी अगर मेरे घर में बन रही है, तो क्या दलितों का छोटा सा संघर्ष मेरे घर पे नहीं आना चाहिए? पे बैक टू सोसाइटी। कोई भी व्यक्ति को नौकरी मिल गई है, प्रोफेसर बन गए हैं, ठीक है, आपकी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति को गिरा करके एक दलितों का जो सम्मान है, बहन जी क्या है,
बहन जी कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो एक दलितों का सम्मान है, स्वाभिमान का प्रतीक है। किसी भी पार्टी में कोई भी लीडर अगर काम करने वाला है और वो अगर दलित मूवमेंट का हिस्सा है तो सबके लिए बहन जी पूजनीय है। आप गला घोटने की बात करते हैं, आप जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी नकारात्मक सोच को रिप्रेजेंट करता है। आप या तो अपनी जीवन में अपनी जो भी आपकी उपलब्धियां हैं उनसे कहीं ना कहीं आप हताश हैं, निराश हैं, कुंठित है। ठीक है, हर किसी को हर मुकाम हर किसी को नहीं मिल सकता, लेकिन आपको जो भी मौका मिलता है आपको उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको इस तरीके से एंजॉय करते कि उसका लाभ समाज को मिले। और दूसरी बात, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे नेताओं के दिल में ये बात है, मुझे गाहे बगाहे सुनने को मिल जाती है जी। उनको लगता है कि जिस मकाम पर बहन जी पहुंच गई वहां उससे तो बेहतर हम पहुंचा सकते थे, या हम उससे बेहतर कर सकते है ना। ये दिल में दो की बात है। नहीं अरे भाई आप आओ ना, सड़क खाली पड़ी है, बिल्कुल पूरा वैक्यूम है, पूरा वैक्यूम खाली पड़ा है। दलित राजनीति में जाने वाले, जैसे मैंने आपको कहा कि बाबा साहब ने अंतिम समय में क्या कहा कि वो बोधमय भारत चाहते थे, उन्होंने अंतिम समय में यह भी कहा कि इस देश में तीसरी आजादी, जो सामाजिक आजादी की जरूरत है, सामाजिक आजादी को लेकर जाइए ना। आपको रोक किसने रखा है? आप सड़क पे जाइए, आप आंदोलन कीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना उसको भी कीजिए, लेकिन आप दलितों की समस्या का हल निकाल के दिखाइए ना। किसी एक समस्या का हल, कोई एक समस्या का हल आप बाकायदा समस्या को उठा करके उसके अंत तक पहुंचाइए, तो निश्चित रूप से लोग बाग आपको स्वीकारेंगे। हो सकता है कि आपका स्थान कोई बहुत बड़े उसमें चला जाए। कुछ सवाल दर्शकों के सर लेंगे और उसके क्विक रिप्लाई चाहिए मुझसे विश्लेषण के बिना। और 27 को लेके बताइए सर कि क्या वापसी हो सकती है, क्या कुछ चीजें पलट सकती हैं? ये जो नकारात्मकता पूरी मीडिया ने, टीवी मीडिया ने फैलाई है, क्या वो काउंटर हो सकती है? और ये जो दलित समाज है जिसने 4 बार की सत्ता देखी, क्या वो फिर से वो दौर वापस लेके आ सकता है? अभी तो 1.5-2 साल का समय बचा हुआ है। सवाल होंगे, कुछ सवाल लेके आ जाइए, सवाल दीजिए। मैं जी, सवाल है आपके पास, वो फोन में वो दीजिए हमको। जी सर। देखो, नकारात्मकता चाहे वो घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे संगठन में हो, चाहे सामाजिक संगठन में हो या पॉलिटिकल संगठन में हो, उस नकारात्मकता का प्रभाव आपकी कार्यशीलता के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल। अब ये उसको लीड करने वाले लोगों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि देखो 2 चीजें आप ध्यान रखेंगे कि जब आप असफल होते हैं तो आपकी जो अच्छाइयां भी हैं उसको लोग कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी में बना के पेश करेंगे, लेकिन आप जब सफलता के सीढ़ियों पे होते हैं तो आपकी बुराइयां भी छम जाती हैं। सक्सेस असफल नहीं है ना, अंग्रेजी में कहावत है कि सक्सेस। और एक छोटी सी बात और जी, कि असफल होने का डर आपको कुछ भी करने से रोकता है। आपको टीवी डिबेट की आदत हो गई है सर, आप सवाल भी नहीं पूछने दे रहे हमको। वहां पे समय कम होता है ना कि आधे घंटे 20 मिनट में ही जाए, आप चढ़ जाते हैं पूरा। ठीक है, मेरा सवाल है कि 27 में जो आपने जवाब दे ही रहे थे, मैं कह रहा था कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन, जो आप कह रहे हैं। देखो, एक चीज का मैं बताऊंगा जो मैंने महसूस किया, आपके इस कार्यक्रम में ये बताऊंगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उसके कार्यकर्ताओं का नाम नहीं लूंगा। ठीक है। एक चीज मैंने जो महसूस करी है कि दलितों का जो वोटर है वो अभी आशावादी है, वो ऊर्जावान है। अब ये पॉलिटिकल लोगों को सोचना है या सामाजिक संगठन चलाने वाले लोगों को सोचना है। अभी उनका जो वोटर्स है, आपको मालूम है कि अगर दूसरी जो पार्टियां हैं उनके वोटर में भी इतना जोश नहीं है। अभी आप किसी भी इसको सर्वे कराइए, आप किसी भी इलेक्शन में जाकर के आप सर्वे कराइए, आरंभिक रूप से जो बूथ के ऊपर सबसे पहले खड़े होने वाला है, जो वोट का इंतजार करने वाला लोग है, जो सबसे ज्यादा जागरूक है, कहीं ना कहीं वो बहुजन वोटर ही है। सही बात। वो बहुत ऊर्जाओं से भरा हुआ है, उसको अभी भी लग सकता है कि वो इस देश में परिवर्तन ला करके ही रहेगा। चलिए, एक सवाल निकल के आता है कि आजाद समाज पार्टी भी मैदान में चुनाव में लगातार है। अब तो नगीना से सांसद है चंद्रशेखर आजाद जी। अब चुनाव में सामने होंगे, बीएसपी के सामने प्रत्याशी होते हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? दलित राजनीति के लिए सही है, गलत है, क्या होने वाला है? देखो, सही और गलत का आकलन तो आज नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि बटा हुआ दलित
निश्चित रूप से उसका नुकसान कहीं ना कहीं इधर ही होगा। वोट परसेंट तो घटा ही है ना सर, 6.5 तक आ गए हम अब तो एक चीज आपको गया कहाँ है वैसे, ये बताना चाहेंगे आप? देखो मेरी बात को सुनो, चाहे ए हो या बी हो, ना तो ए की खामियों के ऊपर चर्चा करेंगे, ना बी की अच्छाइयों के ऊपर बात करेंगे, ना बी की अच्छाइयों की बात करेंगे, ना ए की खामियों के ऊपर। मैंने पहले ही आपको कहा कि आपका जो वोटर है वो ऊर्जावान है, वो बुद्धिमान है, उसको वोट की कीमत का पता है, उसको जहां लगेगा कि उसका वोट सही तरफ जा रहा है, या जो भी लीडर ये शो करेगा कि उसको सत्ता में बदल देगा, वो वोट सारा का सारा वहीं जाएगा, बटेगा नहीं वोट बिल्कुल। क्या दिशा रहेगी? रंजीत जी का सवाल है जी, क्या दिशा रहेगी 27 के? दशा मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया माहौल है। सरकार जो है, सरकार जो वर्तमान सरकार है उससे लोग त्रस्त है, उसकी नीतियों से लोग के त्रस्त है। उसका खुद का अपना जो वोटर है वो निराशावान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मुकेश जी का सवाल है कि राजनीति कमजोर होने का जो कि आंकड़े बताते हैं, क्या कारण है आपके हिसाब से? नहीं देखो, राजनीति एक छोटी सी एक लाइन मैं कहूंगा कि मुकेश जी, कि सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चला ही नहीं सकते। बड़ी बात कही आपने। आपकी सड़क जहां चलेगी, गहरी बात है ये, आपकी गाड़ी में कौन सा इंजन लगा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सड़क कितनी मजबूत है ये आपकी गाड़ी की गति तय करता है। सामाजिकता की कच्ची सड़क पे है ना। आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना सामाजिक मूवमेंट नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी जो सामाजिक समस्याएं हैं उनमें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए, उसकी जो सामाजिक पहचान है, उसकी जो सांस्कृतिक लड़ाई है, उसकी जो उसकी धरोहर है, भारत के दलितों की जो भविष्य की लड़ाई होगी, भारत का दलित अगले 50 साल बाद इस देश में जो लड़ाई लड़ेगा, वो लड़ाई क्या होगी? वो आरक्षण की लड़ाई नहीं होगी, वो उसकी अपनी सांस्कृतिक लड़ाई होगी, उसकी अपनी पहचान की लड़ाई होगी, वो अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं बचा के रखेगा। मुकेश जी का सवाल है कि क्या बहन जी के अलावा भी कोई ऐसा नेता है जो बहुजन राजनीति को शीर्ष पर ले जा सकता है? नहीं, अभी तो देखो, अभी तो ये बात कहीं ना कहीं वर्तमान में तो संभव नहीं है। मेरे हिसाब से अभी भी लोगों को उम्मीद है, अभी भी पूरे भारत में दलितों को रिप्रेजेंट करने वाली कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी है। हाँ, लोगों को उनसे बहुत उम्मीद है, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। जी, प्रांशु का सवाल है कि अगर बहन जी सड़कों पर नहीं उतरती हैं तो 27 में क्या बसपा फिर भी वापसी कर सकती है? देखो, बहन जी इसका सड़क नहीं है, ठीक है, हर आदमी की अपनी क्षमताएं होती हैं। लोग जब कहते हैं कि बहन जी सड़कों पर, ऐसा आरोप लगाते हैं लोग, तो उसका क्या तात्पर्य है, वो क्या चाह रहे हैं वैसे? नहीं, आप सुनिए ना, देखिए, बहन जी मतलब एक सामाजिक संगठन, अपने आप में संगठन है, वो एक संगठन है, बिल्कुल। उसके लोग, तमाम यूथ लोग सड़क पे जाएंगे। तो अगर झंडा बसपा का सड़क पे है, आप तो मतलब बहन जी सड़क, बहन जी मतलब बहुजन समाज पार्टी, बिल्कुल। आपको रिपोर्ट देखो, सड़क के सत्ता के संघर्ष का रास्ता वो हमेशा सड़क से ही होकर के जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम लोगों ने कहा, और ये भी सच है कि भारत में सत्ता का जो रास्ता है वो दलित के आंगन से होकर के गुजरता है। ये बात तमाम पॉलिटिकल पार्टियां समझ चुकी। चंद्रशेखर वाला सवाल आप डॉज कर गए क्योंकि आप अच्छे नहीं, आप मुझे पूछिए। हाँ, क्या लग रहा है, आप कैसे नेता मान रहे हैं उनको आप? क्योंकि संघर्ष करते हैं, जमीन पे नजर आते हैं, मीडिया बहुत उनका साथ देती है, क्या लग रहा है आपको? नहीं देखो, मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी को भी मीडिया इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन सारी समस्याओं का हल मीडिया से निकाल दोगे ऐसा भी नहीं हो सकता है। देखो, मेरा कहना यह है कि जो भी संघर्ष करेगा, अभी दलितों का जो वोटर है वो बहुत जागरूक वोटर है। मेरे हिसाब से संघर्ष हर किसी को करना चाहिए, हर यूथ को संघर्ष करना चाहिए। जो लोग दलितों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उनको संघर्ष ही करना पड़ेगा। अभी कुमार जी का सवाल है सर कि क्या बहुजन राजनीति का कमजोर होना, बाबा साहब का जो कथन था कि मुझे पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों ने धोखा दिया, क्या उसी से मेल खाता हुआ है, नजर आ रहा है आपको? क्योंकि एक वर्ग, नौकरी पेशों की बात हुई तो एक वर्ग है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं नौकरी वगैरह लेने के बाद आरक्षण से अब कुछ लोग जो हैं वो धार्मिक हो चले हैं, वो कहीं धार्मिक कामों में, इन सब चीजों में ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, वो उनको लग रहा है कि मिशन तो ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, तो वो अपना समय नहीं खराब करना चाहते इन सब चीजों के। तो एक्चुअल में ये कहावत है ना, आप दलितों के तमाम संगठनों के ऊपर जाकर के अक्सर किसी ना किसी मंच पे, सभी मंचों पे, और कोई ना कोई आपका वक्ता या इस शब्द को प्रयोग करता है कि दलित मूवमेंट को अगर किसी ने धोखा दिया है तो पढ़े लिखे ने धोखा दिया है। और एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारे जीवन का अगर कोई उद्धार हो सकता है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन दे सकती है। तो एक पैराडॉक्स, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप उसे धोखेबाज क्यों पैदा कर रहे हैं? जब आपको लगता है कि एजुकेटेड आदमी धोखेबाज पैदा होगा। पढ़ाई लिखाई में कोई दोष नहीं है, आपको कहने का मतलब। मेरी बात को सुनो, चीजों को ठीक है, हम देखो, ये जो मूवमेंट है इसमें कुछ चीजें आप निकाल के जब लाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक सभा में ये कहा था
कि हमको कुछ लोग और चाहिए। और जो दलित मूवमेंट खड़ा है यहां तक, उसमें पढ़े लिखे लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी है, बेहतर तरीके से वो काम कर सकता है। और आप एक बात बताइए, आपको आरएसएस में कौन नजर आता है और सरकार में कौन नजर आता है? आज वर्तमान सरकार चलाने के लिए आपको अगर बिजली मंत्री चाहिए तो यह उम्मीद की जाती है कि वो उसको चलाने वाला कहीं ना कहीं इंजीनियर हो। आपको ये आप पुराने, जब आप 75 साल पुरानी राजनीति मत करो कि कोई भी गांव का आदमी उठा करके आपने स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, उसके रिजल्ट नहीं आने वाले। अगर आपका स्वास्थ्य मंत्री कोई डॉक्टर होगा तो वो बेहतर सोच सकता है। अगर आपका फाइनेंस मिनिस्टर अगर कोई इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर होगा या कहीं इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करने वाला होगा, वो बेहतर तरीके से सोच सकता है। सही। तो अब आप पढ़े लिखों को इग्नोर करके आप ये तमाम देखो ना, कांग्रेस को देखो, बीजेपी को देखो, ठीक है उनमें बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन उनके पास अपने लीडर्स हैं ना, उनके पास वकील भी हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। कहने का अर्थ ये है कि पढ़ाई लिखाई को दोष देना गलत है। इतनी चीजों की जरूरत है, कुछ जरूरत है विचार की हो सकता है होना जरूरी। कुछ लोग समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, एहसान समाज में वो होते। और सवाल है कि बसपा की रैलियों में भीड़ तो बहुत आ रही है। एक हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं विशंबरपुरी, वो कह रहे हैं कि भीड़ बहुत आ रही है 22 के चुनाव में भी थी, पर वोट में नहीं कन्वर्ट हो रही है बड़े पैमाने पर। देखो, अब वो भारत की राजनीति का चुनावी पैटर्न बदल चुका है। भारत की राजनीति बदल चुकी है और इस बदलाव को बहुजन समाज पार्टी को भी स्वीकार करना चाहिए और तमाम देश के जो गए और बहुत सारे दलित समाज के लोग हैं। अब सिर्फ चुनाव से एक दिन पहले रैली करके, भीड़ दिखा करके आप चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते। चुनाव आपको रोज लड़ना पड़ेगा। हाँ, एक विधानसभा, ये अच्छी बात कही आपने, एक विधानसभा में 350 बूथ होते हैं लगभग। हाँ, एवरेज एक विधानसभा में 350 बूथ होते हैं और एक बूथ पे अगर आपने 10 वोट भी अगर फालतू डाल दिए तो कितने वोटर आपके हो गए? 3500 हो गए। 3500 तो आपके बढ़े, दूसरे उसके भी खत्म हो गए ना, ठीक है ना। तो आपने 7000 वोटों का कम एक बूथ के ऊपर, एक बूथ के ऊपर अगर आपने 10 वोट भी हटा दिए, वो बूथ चुनावी रैली से तय नहीं होता। चुनावी रैली आपके चुनाव का माहौल बनाने के लिए होती है। वोट जो कन्वर्जन होगा वो वोट आपको ग्राउंड के ऊपर ही लड़ना पड़ेगा। तो चुनावी रैली को अगर आसान भाषा में समझाना चाहे दर्शकों को, ठीक है, तो वो एग्जाम के पहले की जो पढ़ाई होती है आखिरी रात की, वो है आपको। और जो आपकी तैयारी है, वो रोज की तैयारी, तो उसके बिना बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स डायनामिक भी तो बहुत हो गई ना आज के समय में। अच्छा, बसपा के प्रवक्ता नहीं है, तो कैसे देखते हैं आप? नहीं, मेरे हिसाब से देखो, पैदल में तो आप हमेशा गए हैं, मैं भी गया हूं। मैं बीएसपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आमतौर पर अगर मैं टीवी चैनल पे बोलूंगा तो वो गारे बेगारे मुझसे सवाल पूछते। पावलंकर हॉल में आपने कहा था कि मैं बसपा की बात करता हूं, बसपा के बारे में बोलता हूं, बसपा के बारे में लिखता हूं। जी, लगभग वो है। देखिए, हमको लगता है कि आपने एक संगठन है, वो हमारे लिए आत्मा है। देखिए, वो आप एक बात सुनिए, मैं एक छोटी सी बात आपको कहता हूं कि लोगों का भावनात्मक जुड़ाव कितना होता है। मेरी वाइफ है, एक मेरे 10 साल की बेटी है। वाइफ का कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, उनको ज़्यादा नहीं है। तो हम अक्सर एक रास्ते से गुजरते हैं, बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय पड़ता है यहीं, ये मतलब सूरजकुंड की तरफ। तो मेरी बेटी जो है ना, उसको नीला और उसको कुछ समझ में आ रहा था कि उन्होंने कहा पापा ये मायावती जी का घर है। तो मेरी वाइफ का तुरंत रिएक्शन था कि बेटी उनका नाम नहीं लेते, वो बहन जी हैं। तो ये लोगों की भावनाएं, सम्मान है, ये एक भावनाएं हैं। हमको, हमारी माँ जो अनपढ़ रही, हमारे फादर भी कहीं गांव देहात में थे, जब आरंभिक अवस्थाओं में ये बहुजन समाज पार्टी बन रही थी, तो हमारे चाचा थे, बैंक में नौकरी करते थे, तो वो 66 में उनकी वो थी। सबसे पहले वो वहां से, शायद वो ऊंट का निशान या ऐसा कुछ निशान था, तो हाथी नहीं था वो निशान, तो वो सबसे पहले वो साइकिल से बांध करके कुछ पोस्टर लाए। और गांव में हमने वो देखा कि गांव में बच्चों को जिल्द चढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं हुआ करते, मतलब पेपर नहीं होते थे गांव में, अखबार भी नहीं जाता था। तो वो अक्सर बच्चे क्या करते थे कि उसको उल्टा कर करके उसको जिल्द चढ़ा लेते थे। तो हमने जब वो जिल्द चढ़ाई तो हमारी माँ ने कहा कि नहीं, इसकी जिल्द उतारो तुम ये। तो जो लोग जिनको कागज पे उन्होंने कभी यूज नहीं किया हो, उनकी भावनाएं थी। बहुजन समाज पार्टी कोई ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में कहा, उनकी लोगों की भावनाएं रही हैं। उस भावनाओं को कभी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। उन्होंने हमको बताया कि भाई आप पॉलिटिकल, आप ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपने पॉलिटिकल बिहेवियर, जैसा आप खाना सीखते हैं ना, आपकी कल्चर होती है,
जैसे आपको कल्चर आपकी बताई जाती है, आपके घर में कैसे कैसे सब चीजें होती हैं, तो हमको बहुजन समाज पार्टी तो एक सांस्कृतिक रूप से मिली है जी। 50 मिनट हो गए सर, रैप अप करेंगे हम 60वें मिनट तक। जी। अब क्या किया जाए कि 2027 में जो है वो दौर लौट के वापस आ जाए जो पहले देखा हुआ है बसपा ने और बसपा के समर्थकों ने, यूपी में दलितों ने? देखो, दौर रोज का रोज आपको प्लानिंग नहीं करनी। आज का मतलब आज, अब का मतलब अब। हाँ, एक छोटी सी बात, ये जो मार्टिन लूथर का, एक किंग का एक उदाहरण और पेश कि उसका एक जो स्पीच है वो दुनिया का सबसे अपीली स्पीच है। जब उन्होंने बोला वो वहां पे अमेरिका में, वह तमाम दुनिया के लोग खड़े हैं, तो बहुत सारी उसकी एक लाइन बताता हूं आपको। तो वो कह रहा है कि अगर आप दौड़ सकते हैं तो आप दौड़िए, और अगर आप दौड़ नहीं सकते, आप चल सकते हैं तो आप चलिए, और अगर आपके पास पैर भी ना हो, अगर रेंग सकते तो आप रेंगिए। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता पाने की नहीं है, ये दलितों के अस्तित्व की लड़ाई है। लड़ाई सत्ता जिसको से आप उत्तर प्रदेश के चुनाव तक सीमित ना रखें। मैं अगले 10 साल बाद, 20 साल बाद रिटायरमेंट, ठीक है, बूढ़ा बूढ़ा सब होना ही होगा, लेकिन कल लोग सवाल पूछेंगे कि कल का जो दलित मूवमेंट था, उनके पास ना रोटी थी ना साधन थे, उन्होंने इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिया। आज आपके पास सब कुछ है ना, आपके पास साधन भी है ना। अगर इतने साधन होने के बावजूद भी उस मूवमेंट को अगर हम पीछे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका दोषी हम ही रहेंगे। यानी नुकसान जो है वो चुनाव तक सीमित नहीं है, चुनाव तक नहीं, बहुत बड़ा नुकसान। ये बड़ा नुकसान है अगर मूवमेंट के हाथ से निकल जाता है। ये अगर मूवमेंट हाथ से निकल जाता है तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की लड़ाई नहीं है, पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये भारत के दलितों के अस्तित्व का सवाल है, उसकी एक सांस्कृतिक पहचान का एक लड़ाई है, उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे। यहाँ तक कि बाबा साहब ने जो मूवमेंट चलाई, जो चलाया है, जो उसकी सांस्कृतिक धरोहर है, उसके ऊपर सवाल है, उसका नुकसान हो जी। और आप छोड़िए, देखो इस देश के दलितों की कल्चर क्या चाहिए। आप बसपाई हैं एक तरह से कह सकते हैं आपको हम, नेचुरली कहेंगे। मेंबर बने हैं, पर्ची कटाई है आपने कभी? हमें वोट दी है, वोट दिए, सहयोग। राजनीति में आना है। आप एक बात सुनिए जी वैभव जी, दलित समाज, मेरी बात छोड़िए, दलित समाज का कोई भी व्यक्ति जो देने की स्थिति में है, कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी रूप में तन मन धन से आज भी तैयार खड़ा है। मुद्दा पैसा नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको लगता है कि हिंदू बहुत धन देता है, आप किसी दलित मूवमेंट में आप जाकर के देखिए, लोगों के जेब में अगर उनके 100 रुपए पड़े हैं ना, तो 50 रुपए देने की हिम्मत रखता है। अगर हिंदू के पास 1000 रुपए होंगे तो वो 5 रुपए देगा। उनकी देने की क्षमताओं के ऊपर सवाल नहीं है, वो देने के लिए तैयार बैठे, उनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऊर्जा है, कहने की आवश्यकता है। प्रवक्ता होने चाहिए, हाँ या ना बताइए? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। देखो, आईटी सेल होना चाहिए। देखो एक बात, आप मेरी बात सर, मुझे एक बात पूछनी थी। आईटी सेल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल, हाँ या ना? देखो, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो बसपा नहीं कर रही है। देखो एक बात आप सुनिए, आपको मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टी के पास वार रूम भी होता है? सर, हमने तो वार रूम देखे हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के। आप मेरी बात समझिए, आप सिर्फ 50 साल पहले की पॉलिटिक्स क्यों करना चाहते हैं? आप 50 साल आगे की पॉलिटिक्स क्यों नहीं करना चाहते? अब परमाणु बम का, अब कोई दुनिया में अब कोई परमाणु बम की धौंस नहीं दे रहा, अब एआई की धौंस दे रहे हैं लोग, साइबर वॉरफेयर की बात कर रहे हैं। तो जब दुनिया बदल रही है तो आप क्यों नहीं बदलेंगे? और इस दुनिया का हिस्सा मैं भी तो हूं ना। अगर मैं दलित हूं, क्या मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं? क्या मेरा बच्चा इस दुनिया की व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? क्या उसको भी तो वही चीज चाहिए ना जो दूसरे लोग देख रहे हैं? उसको भी टीवी पे वही लोग चाहिए, उसको भी टीवी पे वही दलितों की आवाज चाहिए, उसको भी दलितों के अपना वही लीडर ऊर्जावान चाहिए। तो लड़ाई आवाजों की भी है, कंटेंट की भी। हर चीज कहता हूं, जी, जब मैं समझाता हूं इन विषयों को, तो मैं कहता हूं कि आपका कंटेंट जीत गया अगर सोशल मीडिया पे, तो आधी बाजी आपकी 100% आपकी। देख रहे हैं ना, आप पूरा का पूरा सोशल मीडिया के ऊपर आप कब्जा कर करके आप जनमानस के मुद्दों से आप 2 मिनट में ध्यान भटका देते। जैसे आम आदमी पार्टी को उदाहरण लीजिए, प्योरली सोशल मीडिया। देखो, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ सोशल मीडिया हो, जाहिर सी बात, बहुत कुछ सोशल मीडिया हो, बहुत कुछ मेन मीडिया हो, बहुत कुछ आईटी सेल हो, कौन आदमी क्या व्यक्त करेगा,
आपको मालूम है ट्विटर पे 2 घंटे बाद कहानी खत्म हो जाती है। हाँ, आपका दिया गया वक्तव्य 2 घंटे बाद ट्विटर के ऊपर कोई वैल्यू नहीं होता, नई चीज आती है, वो नई चीज हो जाती है, ओवरलैप होती है, ट्रेंड तुरंत चेंज होता है, इंफॉर्मेशन ओवरलैप हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है। तो आपको बहुत ज्यादा आपका एक आईटी सेल हो जो तुरंत का तुरंत रिएक्शन दे। सर इन चीजों को सुन तो नहीं रहा है कोई, मतलब मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, जी, जी, मैं बताता हूं फ्रैंकली, जी, आप शायद मेरी वीडियो उतना ना देख पाते, नहीं, मैं देखता हूं, 4-4 5-5 डिबेट में आप जाते हैं, मैंने बहुत सारे सुझाव इन चीजों को लेके लिए। अभी आप जो वॉर रूम की आपने बात कही है जी, वो मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, उसमें मैंने एआई से वॉर रूम बना के दिखाया किस तरह का होता है, कि उसकी शक्ल क्या होती है। उसमें कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, एनिमेटर्स होते हैं, जो आपके पूरे दिन के कंटेंट को प्लान करते हैं। और जो भी मान लीजिए बहन जी का भाषण लाइव हो रहा है, तो जहां एक तरफ बहन जी जो बातें बोल रही होंगी वो खत्म करेंगी अपना भाषण, उससे पहले ही उनके भाषण की क्लिप्स, उनके भाषण से बने हुए स्टेटमेंट जो हैं वो ग्राफिक के तौर पे पूरे देश में घूम चुके होंगे। ये करना कठिन नहीं है, लेकिन बसपा शायद इसकी महत्व को समझ नहीं पा रही। नहीं, मेरे हिसाब से शायद वो अभी उनको शायद वहां तक आवाज जानी। एक चीज मैं आपको बता, सर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी तो होता है ना। अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया राजनीति में कि आप जो है यहां से वापस गाड़ी नहीं जा पाएगी। हाँ, मेरे हिसाब से अभी वो कर सकते हैं। हाँ। और देखो, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से देखो। एक चीज मैं छोटी सी बताता हूं, अब 3 घंटे की मूवी देखने के लिए लोग थिएटर की तरफ नहीं जा रहे, अब वो 30 सेकंड की रील देखते हैं। तो स्पीच का कितना लंबा होगा आपको, वही मैं आपकी बात क्या कर रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे क्लिप आपको डालने पड़ेंगे। स्पैन ऑफ अटेंशन नाम की बहुत घट गया, 30 सेकंड का रह गया, वो 30 सेकंड का है, क्योंकि वो किसी के पास समय नहीं है। वो उस 30 सेकंड में अपने मन की बात भी चाहता है, उसका हल भी चाहता है, और उससे कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट, ये जो भी चीजें वो सीख लेना चाहता है उसको चाहता है। कुछ प्रवक्ता बसपा ने बनाए थे, हमको लगा था कि आपका भी नाम आएगा, मुख्य प्रवक्ता हम आएंगे, लेकिन नाम आपका आया नहीं उसके अंदर, बल्कि शायद उसमें शायद कोई दलित समाज का प्रवक्ता था ही नहीं मेरे हिसाब से। नहीं, 1-2 मुस्लिम समाज के प्रवक्ता थे, और हमारे शायद ये सांसद जी प्रवक्ता में से थे, जो हमारे मलिक, क्या नाम था इनका, गुर्जर समाज के। नहीं, वो नहीं थे। सीमा कुशवाहा को शायद बनाया था, कुछ दिन के लिए पार्टी में रही थी। MM खान साहब थे, एक और मुस्लिम युवा थे। नहीं, ऐसा है ना कि देखो, हर पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। हाँ। उसके अपने कार्यकर्ता होते हैं। मैं थोड़ा सा, ठीक है, मैं बातें तो उनकी कर लेता हूँ, लेकिन आप पूरी मतलब पूर्ण रूप से डिसिप्लिन, चूंकि थोड़ा सा जो है ना, मैं इधर जॉब भी करता हूँ। पद मिले तो हो जाएंगे डिसिप्लिन। नहीं, पद नहीं, पद तो है ना। पद आप किराया, मकान मालिक से ये पूछ रहे हो कि आप किराएदारी लेंगे या नहीं लेंगे। बाकी टीवी चैनल पे आप जाते हैं, जिस तरह से आप वहां बात रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदी में बात रखने वाले, सबसे प्रखरता से बात रखने वाले आप ही चुनिंदा लोगों में से एक हैं, और जो शायद बसपा की राजनीति की भी पैरवी करते हैं। और तो कोई नाम लगता नहीं मुझे। कुछ दिन मैं गया था, पर वो हमारे काम में इतना आड़े आता है ना कि मैं टीवी डिबेट में जा नहीं सकता सर, क्योंकि आपने मुझे कहा कि जाना चाहिए, छोड़ना नहीं है, जाइए, जाना चाहिए। अब जी न्यूज ने मुझे लगातार ही डिबेट में शामिल कर लिया। वो तो मुझे नॉन दलित इश्यूज पे बुलाने लग गए थे, तो मैंने कहा भाई हम अपना भी तो काम करेंगे ना, हमें अपना मूवमेंट भी चलाना है। तो वो छोड़ना पड़ा। नहीं, देखो वैभव जी, मेरे हिसाब से फिर मैंने शुरुआत वहीं से करी थी कि आरंभिक अवस्थाओं में 2012 के आसपास मुझे ऐसा लगता था कि इनकी आवाज कहीं ना कहीं वहां जानी चाहिए। हम कैसे खाते हैं, हम कैसे रहते हैं, हमारा रिएक्शन कैसा होता है, हम कैसे सोचते हैं, ये बात कहीं ना कहीं देखो, एक देश की बड़ी आबादी, 1/4 आबादी कैसे रहती है, क्या उसकी सोच है, उसको वहां रिप्रेजेंट करना चाहिए। शायद उसको मौका नहीं मिल पा रहा था, ह्यूमनाइज किया आपने उनको। और मैं मतलब इसको बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन जितने बेहतर तरीके से मैं उसको रख सकता था आपने किया। मैं अपने संयमित तरीके से, हाँ ठीक है, कभी कभार आक्रामक भी हो जाता है, जरूरी है, वो होता है वो कभी कभार आपके मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि आमतौर पर जब उत्पीड़न की आप बात करेंगे, अब मैं ऐसा तो करता नहीं कि भाई बर्थडे की पार्टी में वहां जा रहा हूं कि नहीं, कहीं ना कहीं वहां उत्पीड़न होता है, वहां दुख होता है, वहां दर्द होता है, लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था की जो उम्मीद की जाती है वो उसमें नाउम्मीदी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो भाषा आपको थोड़ी सी कठिन या तीखी दिखाई दे सकती है, लेकिन सरकार से भी हम आमतौर पर संयम भाषा में प्रयोग, मतलब भाषा का हमेशा संयमित ही प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से और भी लोगों ने चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी को भी अभी इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, और उसके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की उसकी टीम है, उसका चाहे वो अलग अलग संगठन को, अलग अलग चीजों को, आईटी सेल को और इंप्रूव कर सकते, इसका बेनिफिट होगा है वैसा। हालांकि ऐसा नहीं है। मैनिफेस्टो का बताइए सर, बहन जी मैनिफेस्टो को लेके काफी सख्त हैं, उनका साफ मानना है कि मैनिफेस्टो की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, बड़े सम्मान के साथ में कहता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें अपने परिवार के जो बड़े होते हैं जी, उनको किसी बात पे तो मनाना ही पड़ता है कि ये जो है
एक बेहतर चीज है, ये नई चीज है, ये हो सकता है इससे बेहतर परिणाम निकले। और फिर मैनिफेस्टो का कोई नुकसान मुझे दिखता तो है नहीं, वैसे आपको लगता है कोई नुकसान हो सकता है मैनिफेस्टो का? देखो मैनिफेस्टो को लेकर के, क्योंकि संविधान मैनिफेस्टो है, जबकि मैनिफेस्टो बहुत कंक्रीट एक्शनेबल चीजें होती हैं कि आप वोट डालोगे आपको ये मिल जाएगा। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे जो हमारा दलित समाज का वोटर है, जो बहुजन समाज का वोटर है, जो बहुत चीजों को सोफिस्टिकेशन में नहीं समझ पाता, उसको तो कॉन्क्रीट चीजें पर्चे में लिखी मिल जाएंगी कि मुझे इतना पट्टा मिलेगा, हर घर से नौकरी मिलेगी और सुरक्षा मिलेगी और ठेकेदारी में मुझे आरक्षण मिलेगा। तो ऐसे ही करके 25, 30, 50, 100 लोग 100 चीजों की फेरिस्त बन जाए अगर, तो उसमें बुराई क्या है? या यूं कहें कि पुराने काम की दोबारा फेरिस्त बन जाए। नहीं देखो ऐसा है कि पिछले 20 साल के अगर आप चुनाव देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि मैनिफेस्टो चुनाव को प्रभावित नहीं करता। 2012 में, अग्री कर रहे हैं आप मेरी बात को सुनिए, मैं आपको बताता हूं। 2012 में जो आपका चुनावी एजेंडा था अखिलेश यादव जी का, उसने 2 घोषणाएं बहुत, एक आपका लैपटॉप और एक बेरोजगारी भत्ता। बिल्कुल। अब उन्होंने लैपटॉप की जगह वो 3,000 रुपए का कुछ वो दिया हो, वो अलग चीज है, या बेरोजगारी के नाम पर कुछ भी ना दिया हो। हाँ। लेकिन वो चुनाव उन्होंने प्रभावित किया, जीत गए। वो चुनाव उन्होंने प्रभावित किया। तो जो नहीं दिया उसकी सजा हुई उन्हें? कुछ नहीं, कोई सजा नहीं, कोई मुकदमा हुआ? अब तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि सुनिए, दक्षिण भारत में ये सबसे लोक लुभावन चुनावी वादों की जो शुरुआत है, इनसे पहले लैपटॉप की शुरुआत दक्षिण में होती है। तो ज्यादा ही चीजें, टीवी, साड़ी, वॉशिंग मशीन। मेरी बात, ये लोक लुभावन। इवन आप सबसे लास्ट चुनाव देखिए, भारत का सबसे लास्ट चुनाव कौन सा है? दिल्ली का। दिल्ली का चुनाव है। 2,500 रुपए उसको देने ही पड़े, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने काउंटर करने के। और जब ये मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई भी चुनावी घोषणा चुनाव को मद्देनजर रख के करना कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात कह दूं कि आमतौर पर जब हम बात करते हैं कि माननीय काशीराम जी ने ये कहा कि भाई हम मैनिफेस्टो का प्रावधान या इस तरह से हम बचेंगे उन चीजों से, आपको ये भी मानना पड़ेगा वो दौर जो सुनिए, माननीय काशीराम जी एक क्या काम कर रहे थे। वो सामाजिक मूवमेंट भी चला रहे थे, वो कर्मचारियों का यूनियन भी चला रहे थे, वो तमाम पॉलिटिकल एजेंडा भी चला, एक चीज के ऊपर। और मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं हमारे पास मैन पावर की तब कमी थी। एक तरफ बहन जी अपना संघर्ष कर रही हैं, रात दिन वो चुनाव की तरफ जा रही हैं, तो मैनिफेस्टो एक प्लानिंग है ना। चुनौती बड़ी थी उनकी, चुनौती बड़ी थी। उस समय आपके पास कहीं ना कहीं मैन पावर नहीं थी। आज मेरे हिसाब से सोर्सेज भी नहीं थे सर, पैसा भी नहीं था। एक बड़ी चीज, कल मैनिफेस्टो आपको चुनाव को प्रभावित नहीं कर रहा था, लेकिन अगर आज मैनिफेस्टो के दम पे पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल सत्ता अगर प्राप्त कर रही है तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर विचार करना कोई बुरी बात नहीं है। आप एक बेहतर मैनिफेस्टो बना सकते हैं। मैं तो मानता हूं कि सर जो 6.5% तक का वोट हमने उपचुनावों में देखा, 9 था पिछले चुनाव में, अगर मैनिफेस्टो कॉन्क्रीट तरीके से, बहुत ही सेगमेंटेड तरीके से लॉन्च करके उसको प्रचारित कर दिया जाए तो वोट डबल हो जाएगा। वो देखो मेरे हिसाब, ये तो नहीं मैं कह सकता, मैं तो सर क्लेम कर रहा हूँ, देखो मैं तो इसलिए क्लेम कर रहा हूँ। नहीं आप देखो, ऐसा है, जन्म से पहले हम उसके परिणाम के ऊपर चर्चा कर दें। सब प्रेडिक्शन तो होता ही है, ओपिनियन पोल तो होते ही है। जो अगर सारी चीजें देखेंगे, अगर मैनिफेस्टो लोगों को प्रभावित कर रहा है तो निश्चित रूप से अगर बहुजन समाज पार्टी एक मैनिफेस्टो लेकर के आती है तो ऐसा नहीं हो सकता। चुनाव तो यही होगा ना, इसी क्षेत्र में होगा, इन्हीं वोटर्स के बीच में होगा, तो प्रभावित कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो और के पास नहीं है, जो बहुजन समाज पार्टी के पास है, कि उनकी सोच आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी की घोषणाओं को लेकर के आज भी आम आदमी ये सोचता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी जो भी कहेगी उस मांग को पूरा कर दे। वो तो है, जैसे बहुजन समाज पार्टी के पास तो मैनिफेस्टो जारी करने का सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को हो सकता है, क्योंकि तो बहुजन समाज मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जब 22 के चुनाव हम कवर कर, हमने बहुत दूर दूर तक बहन जी की रैलियां कवर करी, और हम बहन जी के भाषण को उस गर्मी में, हालांकि विधानसभा चुनाव सर्दी में होते हैं, मई में भी सुना हमने लोकसभा में, मैं बहुत बारीकी से सुनता हूं उनको चुनाव भाषणों को। 22 के चुनावों में बहन जी ने, क्योंकि मैनिफेस्टो तो नहीं था, लेकिन भाषणों में ही बहुत सारी घोषणाएं बहन जी ने कर दी। आप अगर उन दोबारा भाषणों को सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें कि ये होगा, ये सरकार में कर सकते हैं, वो बहन जी ने वो बातें बोल दी। तो जब अगर बोला ही जा रहा है, घोषणा की ही जा रही है, तो उसको एक दस्तावेज के रूप में लेके आना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। अभी एक छोटी सी बात बताता हूं। अभी 7-8 दिन पहले मेरठ में एक अखबार में एक खबर छपी
कि यहाँ जहाँ से आप बिजली बम्बा बाईपास से आए ना, एक रेलवे था, ये बिजली बम्बा उसके ऊपर एक वो है रेलवे लाइन, वहां अगर आप देखेंगे तो एक रेलवे लाइन के ऊपर एक वो ब्रिज खड़ा है और पीछे मतलब पिलर है और रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज खड़ा है। 20 साल से वो वहीं खड़ा है। अच्छा, दोनों तरफ से नहीं बना है वो। 2 पिलर हैं, उसके बीच में एक पिलर खड़ा है। अभी सरकार ने कहा कि वो उसको उतारेंगे। उसमें अखबार के नीचे ये पढ़ा था कि जब यहाँ चुनावी सभा हुई बिजली बम्बा रोड के ऊपर, तो किसी ने बहन जी से ये रिक्वेस्ट करी कि बहन जी यहाँ आमतौर पर बहुत जाम रहता है, यहाँ एक आप बिजली बम्बा बाईपास के ऊपर एक फ्लाईओवर बना दीजिए। फ्लाईओवर पड़ गया। बहन जी चुनाव में आई हसनापुर के यहाँ पे, इसमें ये आपका ये था ये दोराला में। अच्छा, यहां गंगा के ऊपर कोई पुल नहीं था, मतलब मेरठ के किसी आदमी को जाने के लिए बिजनौर घूम करके बहुत दूर से आना पड़ता, रास्ता पड़ता। उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि एक पुल चाहिए। वो पुल बनकर तैयार हो गया। हापुड़ में आपको ये इस लोकल इलाके की बात बता रहा हूं, तो अगर चुनावी सभा में भी अगर उन्होंने किसी बात की घोषणा कर दी तो उसका वजन है, उसका वजन है, उसको बनता भी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैनिफेस्टो जैसी चीजें अगर किसी ने प्रभावित, सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे, लोगों को मालूम है, उनके संगठन ने अगर कोई बात कही है तो उसका अक्षरशः पालन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरठ की जिला इकाई आपके संपर्क में रहती है? बिल्कुल, हमेशा रहती है। सब लोगों से मुलाकात होती रहती है, सभी लोगों से मुलाकात होती, सभी लोगों से, अक्सर गारे वगारे। और चूंकि एक ही समाज के लोग हैं और मैं तो पिछले 20 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी लोग बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत स्नेह भी करते हैं। लोग आते भी रहते हैं, जिलाध्यक्ष भी आते रहते हैं, सब लोगों से बात होती रहती है। कहीं भी किसी भी संगठन मिलेंगे, सब लोगों से बहुत प्यार। कोई चुनाव लड़ने का भी प्लान है आपका? नहीं, चुनाव का कुछ नहीं। प्रोफेसर के लिए आसान है? नहीं, अभी तो चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत प्रोफेसर राजनीति में नहीं, वो ठीक है, अभी चुनाव कुछ नहीं है, दूर है। अभी चुनाव से। 27 में फाइनल बताइए सर, क्या तस्वीर देख रहे हैं? मैं फिर ये कहूँ, क्या होगा सबसे बेहतर वक्फ बोर्ड बनने के बाद, पॉलिटिकल पार्टी का बिहेवियर होने के बाद मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। कहीं ना कहीं ये माहौल है, मुस्लिम ये सोच रहा है, उसको ये बात समझ में आ चुकी कि बीजेपी को सत्ता से कोई दूर कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। उसका कारण यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में जो दलित मुस्लिम का अगर आंकड़ा आप निकाल के दिखाएंगे, अगर वो बन जाता है, बेहतर निर्माण हो जाता है। तमाम जो भाईचारा कमेटी बननी शुरू होगी, है ना, अगर ये भाईचारा कमेटी के छोटे छोटे वोट भी अगर जाकर के जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो एक बात आपने कही है वो मुझे पता लगी है, निकल के आई है बहन जी की मीटिंग्स में। बहन जी एक बात जरूर कह रही है ऑफ द कैमरा, वो ये कि भाई चौकोनीय चुनाव होना चाहिए और चौकोनीय चुनाव होगा। देखो एक छोटी सी बात, वो द्विपक्षीय जो बाइनरी आप बात कर रहे थे सपा और भाजपा वाली, वो टूटने वाली है। वो 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। वो बहुकोणीय इलेक्शन है। वो 2007 से पहले जितने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हैं वो बहुकोणीय इलेक्शन है। वहां समाजवादी पार्टी भी है, वहां कांग्रेस भी है, वहां बहुजन समाज पार्टी भी है, वहां बीजेपी भी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुकोणीय नहीं बनने देंगे। वो कहीं ना कहीं इसको धार्मिक पोलराइजेशन के आधार पर बाइपोलर इलेक्शन करेंगे। बाइपोलर इलेक्शन करेंगे तो उसी का परिणाम होगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी फिर निकल जाएगी। वो तो अखिलेश यादव जी खुद बीजेपी को मुद्दे दे देते हैं, जिन्ना को वो ले आते हैं, वो पाकिस्तान। आप देखेंगे ना, औरंगजेब को कौन लेकर के आया, ये बाबर को कौन लेकर के आया, राणा सांगा को कौन लेकर के आया, आप क्यों लेकर के आ रहे हैं? तो ये विन विन है कि तुम्हें फायदा, आप जबरदस्ती बीजेपी के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। क्या ये मुसलमान समझ पा रहा है? मेरे हिसाब से अगर नहीं समझ पा रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या दलितों का छिटका हुआ वोट वापस आया? छिटका हुआ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बसपा का जो कोर वोट है वो कम होते होते 6.5 तक गया, 9 से भी नीचे गया, 9.5%। हाँ, लेकिन उपचुनाव का आप आंकड़ा निकालेंगे तो और भी उपचुनाव में चूंकि बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा भी नहीं, कुछ सीटों पर लड़ा है। हाँ, तो खैर 9 पे हम चले आते हैं कि 9 तक गया है जी। तो आपको, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद समाज एक बार ताकत लगाना चाहेगा कि एक बार बाउंस बैक किया जाए, क्योंकि नहीं, समाज एक बार नहीं, समाज 1000 बार कोशिश, 1000 बार सही है कि 27 एक वाटरशेड मोमेंट है ना सर, अंग्रेजी का शब्द है वाटरशेड मोमेंट, यानी कि ये एक ऐसा समय है जो दोबारा नहीं आएगा। बहन जी के उम्र के लिहाज से हम चाहते हैं वो दीर्घायु रहें, लेकिन ये उनके कुछ चुनिंदा सक्रिय चुनावों में से है, और आंकड़ों के लिहाज से भी हम देखें तो इस चुनाव में बात नहीं बनती है, तो जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है उस पर खतरा मंडरा रहा है, ये मानना पड़ेगा सर।
वो सिंबल, हाँ ये भी है थोड़ी चीज। कुछ लोग इसको नकार देते हैं। देखिए आशावादी होना अच्छा है, नहीं नहीं नहीं, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं, मेरे हिसाब से देखो, एक बात आप मान के चलिए कि बहुत लंबे समय तक जब आप सत्ता में नहीं होते, हाँ, तो पॉलिटिकल पार्टी और वोटर के बीच में एक और है। मुझे आपका स्टेटमेंट याद आ रहा है, मैंने एक मैरिज होम में आपकी बाइट ली थी एक बार, आपको याद है? जी जी, कि बहुत लंबे समय तक दलित सत्ता से दूर नहीं बैठ पाएगा, ये उसकी जरूरत है। सत्ता की जो भूख है ना, उसे मजबूर करती है। मेरे पास है ऑन रिकॉर्ड। मेरी बात समझिए, देखो मैं ये कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी और वोटर के बीच में भी एक कौन है, कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता, वोटर नहीं, कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लाभ भी होता है। जो मैंने वहां कहा, बहुत लंबे समय तक अगर कार्यकर्ता सत्ता की तरफ नहीं बढ़ पाता है, तो सत्ता जो कार्यकर्ता के अंदर है उसके अंदर हताशा का माहौल बन जाता है। मेरे हिसाब से ये 2027 का जो चुनाव है, पूरी ऊर्जा के साथ, बिना इसी डर के, बिना किसी भय के आप चुनाव लड़िए। परिणाम मैं फिर ये कहूंगा कि कुछ हार जाने का डर या असफल हो जाने का डर आपको कुछ भी करने से रोकता है। बिल्कुल, चुनाव को छोड़ दीजिए, ये 2027 का चुनाव है ही नहीं। पूरी ताकत से लड़ी, ये अपनी पूरी ताकत के साथ, तो आंदोलन है एक तरह से, ये आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक मूवमेंट भी है, और सामाजिक मूवमेंट ना एक दिन में पैदा होते, ना एक दिन में खत्म होते। सही, मेरी बात समझिए ना। एक सवाल, क्या बूथ कमेटियां बनी हुई, क्योंकि आप नहीं, बूथ कमेटी समय बनी हुई है, अभी भी है, आपने चेक किया है? बिल्कुल 100%। हमने कई बार चेक किया। एक बात आप मान के चलिए, हमें लोगों को शिकायत मिली कि यार विधानसभा के हमने अध्यक्ष की शक्ल नहीं देखी, हमारे गांव कभी 5 साल आया नहीं, और मैं अभी भी चेक करने उतरूंगा, मैं जल्दी उतरने वाला हूं इस मैदान में, मैं चुनाव का इंतजार नहीं करूंगा, मैं गर्मियों में ही मैदान में उतर जाऊंगा। मैं एक दिन मैं एक बात बोली टीवी डिबेट में कि आरएसएस जिस कार्यकर्ता को 20 साल में पैदा करता है, वामसेप उसी कार्यकर्ता को 1.5 साल में पैदा कर देता है। ये मैं अतिशोक्ति नहीं लगा रहा। जो वामसेप का कार्यकर्ता है उसे ना भोजन की जरूरत है, पैकेट की जरूरत नहीं है, उसको बूथ पे खड़ा होने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। एक प्रोग्राम हमने मुजफ्फरनगर में कवर किया था, समर्पित है वो तो पूरी तरह। रवीश कुमार जी का एक प्रोग्राम था, प्राइम टाइम के लिए हमने कवर किया मुजफ्फरनगर की रैली। तो उन्होंने वो ये दिखाना चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी की रैली कैसा होती है पूरी की पूरी। तो जब वो पब्लिक के लोग बाग आने शुरू हुए, तो गांव के हर आदमी के हाथ में एक छोटा सा गंदा, मतलब गंदा नहीं उसे कहेंगे, एक छोटा सा बैग, पुराने कपड़े का एक बैग, प्लास्टिक का एक बैग, उसमें उनका खाना था, अपने घर से लेकर, अपने घर से खाना लेकर। ये तो मैंने अपने आप से देखा। आप सुनिए, ऐसे कार्यकर्ता कहां मिलेंगे भाई? कहां मिलेंगे? चांद पे जाकर के मिलेंगे, अमेरिका में भी नहीं मिलने के। आप कैसा कार्यकर्ता चाहते हो? मैंने रैलियों में खुद देखा, तस्दीक करता हूं आपकी बात की। मैंने सर, आप पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए, आजकल अगर आप नृत्य संस्कार में भी किसी को बुलाएंगे कि भाई आप ये जरा इनको, हमको वहां चलो, आजकल वो जैसे रुदाली आती थी ना पहले रोने के लिए, है ना, जो बड़े लोग होते हैं उनके सामाजिक दायरे तो होते नहीं है, तो जो लोग उनके साथ साथ पीछे चलने वाले होते हैं वो वहां जाकर खाना खाते हैं। आप तो पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हो, चाहे बड़ी बड़ी पार्टियां लोगों के लिए, तो आपका कार्यकर्ता तो अभी भी वो है जो वामसेप आपके पास है, जो आपके कार्यकर्ता आपके पास है, उसकी ऊर्जा का उपयोग करो ना, उस पर सवाल मत दागो, ये उम्मीद मत करो कि हम उसकी वजह से हार रहे हैं, वो तो अभी भी वही खड़ा है। कुछ फाइनल सवाल, बसपा अपनी असल पोटेंशियल के कितने % पे काम करती है आपके हिसाब से? क्योंकि मेरा मानना है कि ये बसपा की असल कैपेसिटी नहीं है। जैसे कि एक बहुत होनहार छात्र जो है वो पढ़ता नहीं है, वो सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है, तो उसके मार्क्स उतने नहीं आते। बीएसपी की असल ताकत शायद बहुत ज्यादा है, ये बात आपको पता है। और आज के दौर में बसपा कितने % पे काम कर रही है? देखो पोटेंशियल है क्या बेसिकली? सर आप बताएंगे नहीं मुझे? नहीं, मैं बताऊंगा आपको। पोटेंशियल है क्या? पोटेंशियल ये है कि जो आपकी सफलता में कितना रोल अदा करता है, ठीक है ना। पोटेंशियल आपकी ताकत है, और वो ताकत आपका रिप्रेजेंटेट किसमें, रिजल्ट क्या है, उसकी सफलता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो चूंकि आप सफलता की तरफ कम दिखाई दे रहे, तो आपका पोटेंशियल कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है। सर फिजिक्स का फॉर्मूला है ना, बिल्कुल 100% सप्लाइड जो है उसको आउटपुट चाहिए। उसको पोटेंशियल है क्या बेसिकली? पोटेंशियल ऊर्जा है ना, नहीं किसी बैरियर को पार करने की आपकी क्षमताएं हैं। चूंकि अभी कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन घटा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बसपा के पास पोटेंशियल है, अगर उसका वो बेहतर मैनेजमेंट करे, पूरी पोटेंशियल पे आ जाए वो। देखिए पोटेंशियल का तो आपको पूरा उपयोग करना ही पड़ेगा। अगर आपने फिजिक्स की बात करी है, तो फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, वो वहां क्वांटम फिजिक्स होती है। आपको एक ही बार, अगर आप पार्टिकल फिजिक्स देखेंगे तो आपको पूरी ऊर्जा का उपयोग एक ही बार करना पड़ेगा। बिल्कुल। शेर अगर शिकार करने जाता है तो वो ऐसा नहीं करता
कि इस बार जो शिकार में जाऊंगा, इस बार कम ऊर्जा के साथ जाऊंगा, अगली बार दूसरी ऊर्जा के साथ जाऊंगा, वो पूरी ऊर्जा लगाता तो बचाता है तो सफल होगा या नहीं होगा। और एक छोटी सी बात और कह रहा हूं आपको, अगर ये बात आ गई है, स्पेशली इन विपरीत परिस्थितियों में जो है कि जंगल का एक नियम है, जिस तरह का माहौल है इस देश में जो दलित विरोधी है, पूर्ण रूप से दलित विरोधी। आपको लगता होगा कि मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी माहौल नहीं है, इस देश का दलित विरोधी माहौल है। दिखाया मुसलमान को टारगेट करके जा रहा है, कहीं ना कहीं टारगेट इस देश का दलित ही है। हाशिए पर जी। और जंगल का एक नियम है, क्योंकि अरस्तु ये कह रहा है ना कि मैन इज ए सोशल एनिमल। अगर एनिमल से आप तो उत्पत्ति से बात करते हैं ना, कि जंगल में वही बसता है, एक शिकार करने वाला और शिकार होने वाला। तो डार्विन का भी सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक शिकार करने वाला और एक शिकार से बचने वाला, और शिकार से वो बचेगा कि जिसके कान खड़े रहेंगे, जो जागरूक होगा। हिरन एक बार अगर करता है अपनी दिनचर्या चलाता है, लेकिन साथ साथ वो देखता भी रहता है। इस देश को, दलितों को इस माहौल में रहने के लिए बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। सही, क्लोजिंग कमेंट लेने वाला हूं। एक सवाल मुझे आपसे पूछना है कि दलितों के अंदर एक प्रवृत्ति ये है, दलित समाज के अंदर, अम्बेडकरी समाज के अंदर, कि वो जिसको भी जय भीम बोलता देख लेगा या बाबा साहब की बात करता देख लेगा, वो उसके पीछे भीड़ की तरह चल देगा। ऐसे बहुत सारे नेता पैदा हो गए जिन्होंने अम्बेडकरवाद का चोंगा पहना, जय भीम बोल दिया, और हमारे ही समाज की भीड़, अम्बेडकरवादियों की भीड़, मंच भी हमारा, बैनर भी हमारा, झंडा भी हमारा, खर्चा भी हमारा, चर्चे उनके हुए, वो लोकप्रिय हुए, और फिर वो अपने आकाओं की गोद में जाकर बैठ गए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली जो बात, बहुत सारे ऐसे लोग भागे। देखो, दलित भावनात्मक होता है, इसमें कहीं कोई दो नहीं। उनका अगर बिहेवियर देखेंगे ना आप, किसी भी जाति का, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं दलित हूं या उसकी तारीफ कर रहा हूं, उसकी बहुत सारी खामियों के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत सारी खामी है उसके अंदर, है ना। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी अच्छी खासियत है कि वो बहुत भावनात्मक होता है, उसका भावनात्मक जुड़ाव होता है, छल लिया जाता है इसीलिए वो, इसलिए छल दिया। देखो, सोशल मीडिया के ऊपर, टोटल सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म पनपता है, चाहे फिल्मों का प्रचार हो, क्या शॉर्ट फिल्मों का प्रचार हो, उसमें कहीं ना कहीं वो तड़के के रूप में यूज करते हैं। एक बार कोई भी आदमी ये कह के कि मैं जय भीम या मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, इसका कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि जो हमारी अपनी खुद की समस्याएं हैं, जिनके ऊपर रिएक्शन है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। ठीक है सर, आप उत्तर प्रदेश के उन वोटरों से आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने 30% तक का भी बसपा को वोट दिया, जिन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई, जिन्होंने कभी भी हाथी का बटन दबाया होगा, जो पिछले कुछ चुनावों से नहीं दबा रहे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना यह है कि देखो, उनको ऊर्जावान रहने की आवश्यकता है, पार्टी को भी ऊर्जावान रहने की आवश्यकता है। वोटर ऑलरेडी ऊर्जावान है, कार्यकर्ता भी ऊर्जावान है। पार्टी पूरी क्षमताओं के अगर साथ चुनाव लड़ेगी, आप ये भय भूल जाइए कि 27 में क्या होगा। आप अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, वोटर आपके साथ है, आपका वोटर जागरूक है। और एक छोटी सी लास्ट बात से मैं खत्म करता हूं कि 70 के दशक में इस उत्तर भारत में अक्सर किसानों के साथ मजदूरों के बहुत सारे झगड़े होते थे, और झगड़ा एक ही दिन होता था, जिस दिन वोट डाली जाती थी। और दलित समाज का व्यक्ति भूमि विहीन है, उसके पास साधन नहीं थे। वो उसके साधन क्या थे? वो उसी किसान के यहां जाकर के खेती में मजदूरी करता था, और वोट डालने के लिए वो उसी किसान से जाकर के लड़ता था। झगड़ा यहां होता था। आज दलित समाज के लोगों को भी यह बात मानना पड़ेगा कि वोट बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, उसको जाया मत करो। वो आपके जोश का या आपके किसी उद्गार का परिणाम नहीं हो सकता। आज की दी गई वोट कल का हिसाब देंगे लोग। बात ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलने का मुद्दा नहीं है, ये भारत के दलितों के भविष्य का मुद्दा है, उसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा है। इसलिए वो वोट को जाने पहचाने, उस वोट की कीमत को ध्यान में रखते हुए उसके अधिकार, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत संघर्षों से दिलाया है वोट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, बहुत धन्यवाद। दर्शकों का बहुत शुक्रिया, खासतौर से उन दर्शकों का जिन्होंने इसको शुरुआत से अंत तक यहां तक देखा है। आप इस पे कमेंट करिए, क्योंकि ये मल्टीपल थीम्स इसके अंदर निकल कर आए हैं, बहुत से विषयों पे चर्चा हुई है और बहुत ऊर्जा लगती है। ये जो बातें कही गई डॉक्टर सतीश प्रकाश जी द्वारा, जो तैयारी मैं करके आया, आपके सवालों को मैंने संकलित किया, और जो इसको प्रोसेस किया जाएगा, इसके पीछे संसाधन तो है ही, लेकिन एक मंशा है। मंशा वो ये है कि चीजें बेहतर हो सके। आपकी जिम्मेदारी अब यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो के अंश को आपको शेयर करना है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे,
ट्विटर पे मैं उपलब्ध हूं। मेरा हैशटैग जो मेरा ट्विटर आईडी है वो है @वैभव KR86 VAIBHAV KR86। यही मेरा इंस्टा और फेसबुक भी है। आप मुझे टैग करेंगे, मैं शर्तिया रीट्वीट करूंगा। आप प्रोफेसर साहब की कहीं भी कोई सी भी बात जो आपको अच्छी लगती हो उसको निकाल लीजिए उस 2 मिनट की क्लिप को और आप मुझको ट्विटर पे टैग कर दीजिए, शेयर करिए। और जो नहीं कर पाते उनको आसान तरीका बताता हूं कि हर फोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है विद ऑडियो। वो इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड करेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आप इसको चला के यूट्यूब पर रिकॉर्ड करिए, शेयर करिए। मान लीजिए कि सोशल मीडिया की लड़ाई में अगर आप एक फॉरवर्ड शेयर कर देते हैं तो आपने बड़ा योगदान दे दिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।